में हम लोगों ने फजांस रूल के बारे में पढ़ लिया था। उसके बेसिस पे तुम लोगों को 6 या 7 क्वेश्चन दिए थे मैंने, तो इसके आंसर्स हम लोग डिस्कस कर लेते हैं। और अगर फिर भी इस क्वेश्चन में किसी को डाउट हो तो फिर वो इंसान मैसेज करना, हम लोग उस पर आगे फर्दर डिस्कशन करेंगे। और मैं उम्मीद करती हूँ कि सारे ही सही हों तुम्हारे। तो देखो, जो पहला सवाल है वो तो एक्चुअल में बहुत ही सिंपल सा है। बोल रहा है कि फजांस रूल के अकॉर्डिंग कोवैलेंट कैरेक्टर की क्या कंडीशंस होंगी, कौन सी कंडीशंस सेटिस्फाई होंगी आप लोगों की। तो सिंपल सा है कि हमें पढ़ा हुआ है कि छोटा कैटायन होना चाहिए, बड़ा अनायन होना चाहिए। तो पहले वाले का ही सेकेंड ऑप्शन आ जाता है। और इसमें तुमसे पूछा जा रहा है किस कॉम्बिनेशन में सबसे ज़्यादा पोलराइजेशन होगी। पोलराइजेशन का मतलब शिफ्टिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स ऑफ अनायन टूवर्ड दी कैटायन साइड, यानी कि इनडायरेक्टली हाईएस्ट पोलराइजेशन का मतलब होता है मोर कोवैलेंट कैरेक्टर। ठीक है, किसके अंदर सीसी यानी कि कोवैलेंट कैरेक्टर ज़्यादा होगा। तो पहले तो 3 और 4 ऑप्शन को कंपेयर कर लेते हैं। तो बिटवीन 3 एंड 4 ऑप्शन Br नेगेटिव दोनों में ही कॉमन है। तो बचा क्या, Fe2 पॉजिटिव बचा और एक क्या बचा, Fe3 प्लस बचा। तो Fe2 पॉजिटिव और Fe3 प्लस में आप किसको ज़्यादा मतलब रेट करोगे कि कौन ज़्यादा पोलराइजेशन कर सकता है। तो कैटायन का साइज जितना छोटा होगा, ठीक है, या फिर कैटायन पे चार्ज जितना ज़्यादा होगा, क्योंकि ज़्यादा चार्ज का मतलब छोटा साइज ही होता है। तो बिटवीन द कॉम्पिटिशन ऑफ 3 एंड 4 जीता कौन, 4 जीता। वैसे ही अगर मैं 1 और 2 में कंपैरिजन करूँ तो अगेन Br निगेटिव कॉमन है, Pb2 प्लस और Pb4 प्लस। इसमें कौन जीतेगा, आप लोगों का Pb4 प्लस जीतेगा। अब बचता है Pb4 प्लस और एक Fe3 पॉजिटिव। अब इन दोनों में से तुम किसको चूज़ करोगे। ठीक है, ये एक इंपॉर्टेंट पार्ट आ जाता है। तो जिस पे चार्ज ज़्यादा है ना, तो इसका यानी कि करेक्ट आंसर क्या है, सेकेंड। बाकी सारे ऑप्शंस क्या हैं आप लोगों के गलत। करेक्ट ऑर्डर ऑफ आयोनिक कैरेक्टर ऑफ अल्कलीन अर्थ मेटल। अच्छा, तो आयोनिक कैरेक्टर कोवैलेंट कैरेक्टर पूछा है। तो क्लोराइड यानी कि Cl वो उसमें कॉमन है। तुम्हें सिर्फ क्या वैल्यू हो रहा है, कैटायन। कैटायन याद रखना छोटा होना चाहिए। तो बेरिलियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, स्ट्रोंशियम, सबसे छोटा कौन होता है, बेरिलियम। कैटायन जितना छोटा होगा कोवैलेंट कैरेक्टर उतना ही ज़्यादा होगा। तो यानी कि सबसे ज़्यादा कोवैलेंट कैरेक्टर किस में होना चाहिए, बेरिलियम में। सो जस्ट चेक आउट विच ऑप्शन। तो इसमें आता है ऑप्शन नंबर हमारे पास 3rd। ठीक है, नेक्स्ट में आ जाते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज इन ऑर्डर ऑफ इंक्रीजिंग कोवैलेंट कैरेक्टर। अगेन कोवैलेंट कैरेक्टर, तो सभी में क्लोरीन वाला पार्ट तो सेम है, उसको भूल जाओ। बेरिलियम है, बोरॉन है, लिथियम है, कार्बन है। याद रखना कैटायन सबसे छोटा होना चाहिए। तो लिथियम, बेरिलियम, बोरॉन, कार्बन, इसमें सबसे छोटा कौन होता है, आप लोगों का लिथियम होता है सबसे छोटा। तो सबसे बड़ा यानी कि सबसे ज़्यादा कोवैलेंट कैरेक्टर भी किस में होना चाहिए, लिथियम में होना चाहिए। ठीक है, तो अभी देख लो कोवैलेंट कैरेक्टर सबसे ज़्यादा किस में है, आपके लिथियम में है। तो कई लोग मज़े से ये वाला ऑप्शन टिक कर देंगे, बट रुको रुको, अपने दिमाग के घोड़े जो हैं उसको थोड़ा सा ब्रेक लगाओ। when we are talking about when we are talking among the elements in period, don't go for radius। कभी भी साइज नहीं देखने का, हमेशा क्या देखने का, चार्ज। ये वो गलती है जो लोगों से इस स्टेप पे हो सकती है। आपको चार्ज देखना है। तो कार्बन पे +4 का चार्ज, लिथियम पे +1 का चार्ज, बेरिलियम पे +2 का चार्ज, बोरॉन पे +3 का चार्ज। तो जितना ज़्यादा चार्ज, तो सबसे ज़्यादा चार्ज कार्बन पे है, यानी कि आंसर आएगा 3rd। तो इसमें ये होने वाली कॉमन मिस्टेक है। ठीक है, बाकी सेकेंड ऑप्शन और 4th ऑप्शन तो पता नहीं किन लोगों के लिए दिए गए हैं। मतलब वो ऑप्शन भी अगर टिक करने का किसी के अंदर टैलेंट है, लॉजिक पता नहीं क्या लगाया होगा उन्होंने, तो महान ही है। बट गलती 1 में हो सकती थी लीस्ट। अच्छा, ये वाला तो आज जब मैं पढ़ा दूंगी एप्लीकेशन ऑफ फजांस तब इसको अटेम्प्ट करना। वैसे तो अभी भी कर सकते हैं हम लोग, क्योंकि सिंपल है। अभी बता देते हैं, चलो प्रवचन अभी कर लेते हैं, नोट्स बाद में लिख लेंगे। तुम खुद सोचो, हमने 10th स्टैंडर्ड में पढ़ा है, पहले पढ़ा लेती हूँ उनको, फिर मैं वाला क्वेश्चन में आते हैं। तो हमें एप्लीकेशन ऑफ फजांस पढ़नी है। तो जो पहली एप्लीकेशन आज हम लोग स्टार्ट ही करने वाले थे वो थी आप लोगों की मेल्टिंग पॉइंट ऑब्लिक बॉइलिंग पॉइंट। अब होता ऐसा है कि 10th क्लास तक जितना ज्ञान तुमने अर्जित किया है, उस ज्ञान के बेसिस पर तुमको ये तो पता है कि अगर मैं आयोनिक और वर्सेस कोवैलेंट सॉलिड्स अगर मैं कंपैरिजन करूँ, तो जो आप लोगों के आयोनिक सॉलिड्स होते हैं उनमें जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है, ठीक है, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन किसमें, आयोनिक सॉलिड्स में, वो ज़्यादा होता है एज़ कम्पेयर टू फोर्स ऑफ अट्रैक्शन इन व्हाट, आपके कोवैलेंट सॉलिड।
तो अगर आयोनिक सॉलिड में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज़्यादा होगा तो उसके जो पार्टिकल्स है, मतलब चाहे वो आयंस हो या फिर उसमें हो सकता है कुछ मॉलिक्यूल एटम्स हो, जो भी उसके कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स हैं, वो कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स जो रहेंगे टाइटली हेल्ड होंगे। बराबर, कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स कैसे रहेंगे उसके, टाइटली हेल्ड रहेंगे। किस में, आयोनिक में, एज कंपेयर टू किसके, आपके कोवालेंट में। और कोवालेंट में क्या होगा, कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स जो हैं वो कंपैरेटिवली क्या होंगे, लूज होंगे। अच्छा, अब इसके अलावा हमें क्या करना है, नेक्स्ट पार्ट। अब अगर कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल बहुत टाइटली होल्ड है तो अगर आप उसको हीट सप्लाई करोगे, किस काम में हीट सप्लाई कर रहे हो आप उसको तोड़ने के लिए, उसके बॉन्ड को ब्रेक करने के लिए, तो आप जो हीट सप्लाई कर रहे हो इन ऑर्डर टू इसको अच्छे से लिख लेना, इन ऑर्डर टू अपार्ट, मतलब नहीं क्या पार्ट क्या कहेंगे उसको, हिंदी में लिख लो, इन ऑर्डर टू रिमूव या इन ऑर्डर टू मूव दैम अपार्ट फ्रॉम ईच अदर कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स। ठीक है, इसको लिख लेना अपनी लैंग्वेज में। कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स को दूर करने के लिए अगर आप हीट सप्लाई कर रहे हो तो हीट सप्लाई कंपैरेटिवली क्या लगेगी, ज़्यादा लगेगी एज किसके, आपके कोवेलेंट में। और अगर हीट सप्लाई ज़्यादा है तो ऑब्वियसली टेम्परेचर भी क्या हो जाएगा, ज़्यादा हो जाएगा। तो इससे हमें ये बात समझ में आती है कि अगर किसी भी चीज़ के अंदर परसेंटेज ऑफ कोवेलेंट कैरेक्टर आ जाए, मतलब अगर कोई चीज़ कहने को आयोनिक है बट हर चीज़ आयोनिक तो होती नहीं है, कुछ ना कुछ उसके अंदर परसेंटेज कोवेलेंट कैरेक्टर आ जाता है, तो परसेंटेज ऑफ कोवेलेंट कैरेक्टर आने की वजह से उसका जो मेल्टिंग पॉइंट है या जो उसका बॉइलिंग पॉइंट है वो बढ़ता नहीं है, बल्कि मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट क्या हो जाता है, घट जाता है। तो मेल्टिंग पॉइंट या फिर बॉइलिंग पॉइंट का परसेंटेज ऑफ कोवेलेंट कैरेक्टर के साथ कैसा रिलेशनशिप है, इनवर्स। या फिर ऐसा भी कह सकते हो कि आयोनिक के साथ कैसा रिलेशनशिप है, इनका डायरेक्ट रिलेशनशिप है। बट कभी भी मैं दो चीज़ों को याद नहीं रखूँगी, मैं इस तरीके से याद रखती हूँ कि अगर एक इंसान को ये पता है कि कोवेलेंट और मेल्टिंग पॉइंट दोनों इनवर्स चलते हैं तो तुम कोवेलेंट के हिसाब से ऑर्डर अरेंज कर लो, जैसे अभी तक मैं करती आई हूँ या तुम करते आए हो, और उसके बाद उसको उठाकर क्या कर दो, रिवर्स कर दो। ठीक है, जैसे इसमें हम लोग एक एग्जांपल देख लेते हैं। आपके पास है SrCl2, फिर है MgCl2, फिर एक लेट से CaCl2 और BeCl2। तुम्हें इसको अरेंज करना है ऑन द बेसिस ऑफ मेल्टिंग पॉइंट। तो मेल्टिंग पॉइंट के बेसिस पे अरेंज करने का ही नहीं, सबसे पहले कोवेलेंट कैरेक्टर के बेसिस पे अरेंज करो। तो कोवेलेंट कैरेक्टर के बेसिस पे अगर मैंने इसको अरेंज करना शुरू किया तो कुछ इस तरीके का अरेंजमेंट मेरे पास आ जाएगा। सबसे ज़्यादा कोवेलेंट कैरेक्टर किस में रहेगा, बेरिलियम में, उससे कम कैल्शियम में, उससे कम स्ट्रोंशियम में। ये परसेंटेज ऑफ कोवेलेंट कैरेक्टर है। बट हमको तो क्वेश्चन मेल्टिंग पॉइंट के लिए पूछा गया था, तो ऑर्डर रिवर्स कर दो। रिवर्स ऑर्डर करने का मतलब होता है ये जो पुट साइन वाला रहता है, ये इसकी जो चोंच होती है, इस चोंच को बस तुम्हें क्या कर देना है, ऐसा उल्टा कर देना है। तो इससे हमारे छोटे से दिमाग पे ज़्यादा जोर भी नहीं पड़ता है और हमारा आंसर भी आ जाता है, ख़त्म हो गया। तो अब इसी के बेसिस पे ये वाला क्वेश्चन आप बनाएं। 5 लीस्ट मेल्टिंग पॉइंट इज शोन बाय द कंपाउंड। अच्छा, Na है और एल्यूमिनियम है। ओके, तो अभी वैसे तो सभी का जवाब इसमें आ ही गया होगा, इसको डिस्कस करने की भी नीड नहीं है, लेकिन फिर भी एक बार डिस्कशन कर लेंगे तो अच्छा रहेगा। जैसे आप लोगों के पास NaCl दिया है, तो NaCl और AlCl3, इसमें अगर मैं कंपैरिजन करने जाऊँ तो किसका आप मतलब ज़्यादा कैरेक्टरिस्टिक्स होगा Na और एल्यूमिनियम में। Na और एल्यूमिनियम में किसका ज़्यादा होगा, एल्यूमिनियम का। क्यों एल्यूमिनियम का ज़्यादा होगा, बिकॉज ये लोग पीरियड के लोग हैं। ये लोग कैसे लोग हैं, पीरियड के लोग हैं। और पीरियड में कभी भी साइज़ वाली चीज़ को महत्व नहीं देंगे। ठीक है, पीरियड में हमेशा किस चीज़ को महत्व देंगे, आप उसके चार्ज को। क्यों ऐसा, क्योंकि जब हम पीरियड में मूव करते हैं तो एक एलिमेंट से दूसरे एलिमेंट में हम जाते हैं तो जो चार्ज होता है वो पूरे +1 से इंक्रीज़ होता है। लेकिन जब हम लोग इसकी बात करते हैं साइज़ की, तो ज़रूरी नहीं है कि साइज़ आप लोगों का +1 प्लस बहुत माइनर बढ़ता है। देयरफॉर तो पीरियड में आप लोगों के इसमें NaCl वर्सेस AlCl3 में AlCl3 का मेल्टिंग पॉइंट कैसा, किसके अंदर परसेंटेज कोवेलेंट कैरेक्टर ज़्यादा होगा, परसेंटेज ऑफ कोवेलेंट कैरेक्टर आपके AlCl3 में ज़्यादा होगा, जो कि चार्ज ज़्यादा है। और जिसके अंदर परसेंटेज ऑफ कोवेलेंट कैरेक्टर ज़्यादा होता है, अभी मैंने ऊपर बताया एप्लीकेशन में, उसका मेल्टिंग पॉइंट कम होता है। तो हमें क्वेश्चन में लीस्ट मेल्टिंग पॉइंट बोला गया है, तो लीस्ट में NaCl तो हो नहीं सकता क्योंकि NaCl के कंपैरिजन में AlCl3 खड़ा है, तो ये गया आप लोगों का। अच्छा, अब आते हैं PbCl2 में और उसके बाद आपके Sn में।
अब क्या करें PbCl2 और SN वाले केस में? तो अच्छा 1 मिनट, हाँ चलो देखो, एक चीज़ का बस ख्याल रखना कि तुम लोगों को धमकाने की नीड नहीं पड़नी चाहिए, ठीक है? कि काम करो, 30 टाइम्स लिखो, 40 टाइम्स लिखो। तुम अब बड़े हो गए हो, ठीक है? तो अब वाली चीज़ ठीक भी नहीं लगती। जैसा तुम लोगों ने 10 तक काम किया है, तुम में से बहुत सारे लोग अच्छे भी थे, बट कुछ लोग ढीठ भी होते हैं ना। ढीठ वाले मतलब जिनको काम करने की इच्छा ही नहीं होती, लेकिन पापा मम्मी ने पढ़ने के लिए भेज दिया है तो पढ़ना तो पड़ेगा। तो ऐसे लोगों को ना अभी 11th और 12th की जैसी जो पढ़ाई होती है, इसमें लात मार मार के काम नहीं किया जा सकता। तो थोड़ा सा अपनी इच्छा ज़्यादा रखो तो बेटर रहेगा। अच्छा आगे देखते हैं। क्या बोल रहे थे हम लोग? हाँ, PbCl2 और आप लोगों के इसमें आ जाते हैं। तो APB यानी कि आप लोगों का लेड, ठीक है? और उसके बाद SnCl4 में SN यानी कि तुम लोगों का टीन। अब उसमें हम लोगों को पता लगाना है कि किसका ज़्यादा दिमाग खर्च ही नहीं करना। क्यों नहीं खर्च करना? बिकॉज PB आप अगर पीरियोडिक टेबल में देखो और SN अगर आप पीरियोडिक टेबल में देखो तो ये कहाँ आते हैं, ये मैं लिख देती हूँ, ठीक है? जैसे पीरियोडिक टेबल का वैसे तुम्हें पता होना चाहिए कहाँ आएगा आप लोगों का। ये सबसे पहले टॉप पे आएगा बोरॉन, बोरॉन के बाद फिर क्या रहता है? कार्बन, ठीक है? कार्बन के बाद नीचे आ जाता है सिलिकॉन, सिलिकॉन के बाद आएगा जर्मीनियम, जर्मीनियम के बाद आएगा टीन और टीन के बाद आएगा PB। मतलब ये ग्रुप वाले लोग हैं। ये तो हमारी समस्या ही खत्म हो गई। अच्छा, ग्रुप में आप लोगों का सबके ऊपर का चार्ज कैसा होता है? सेम। बट यहाँ पे चार्ज सेम नहीं है। यहाँ पे कितना है? PB+2 और यहाँ पे SN कितना है? +4 है। ये डिफरेंट चार्ज में है। अगर चार्ज सेम होता है तो हम लोग साइज़ को महत्व देते हैं, लेकिन यहाँ तो आप लोगों का चार्ज ही वेरी कर गया। तो ऐसे में सबसे ज़्यादा चार्ज तुम देख लो, सबसे ज़्यादा चार्ज किसके पास है? इसके पास। तो जिसके पास सबसे ज़्यादा चार्ज है उसके पास सबसे ज़्यादा क्या होगा? परसेंटेज ऑफ कोवेलेंट कैरेक्टर होगा। और जिसके पास सबसे ज़्यादा परसेंटेज ऑफ कोवेलेंट कैरेक्टर होगा, मेल्टिंग पॉइंट उसका उतना ही कम होगा। देयरफॉर अब अगर इसमें एक इंसान मुझे पता है डाउट भेजेगा कि PbCl2 और अगर सॉरी PB और SN अगर एक ही ग्रुप के हैं तो दोनों के चार्ज अलग क्यों हैं? ठीक है, क्योंकि जब हम डाउन द ग्रुप जाते हैं तो D और F सबशेल्स की एंट्री होने की वजह से वो लोग अपनी वेरिएबल वैलेंसी शो कर सकते हैं। अच्छा, इसमें देखो तुमसे बोला जा रहा है मोस्ट आयोनिक। तो मोस्ट आयोनिक का मतलब होता है लीस्ट कोवैलेंट, क्योंकि एक दूसरे की गाड़ी उनकी उल्टी पुल्टी चलती है ना। लीस्ट कोवैलेंट। अब देखो सेम क्या है? कैटायन सेम है, कंपैरिजन अनायन को लेकर करना है। तो अभी ये बताओ कि अनायन के लिए क्या कंडीशन होना? अच्छे कोवैलेंट के लिए अनायन में क्या कंडीशन देखनी चाहिए? तो ये देखना चाहिए कि अनायन सबसे बड़ा हो। तो फ्लोरीन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, कार्बन, कौन तुम लोगों का सबसे बड़ा है? कार्बन, बराबर। तो ये आप लोगों का बहुत ही मोस्ट कोवैलेंट स्पीशीज़ होगी, मोस्ट कोवैलेंट स्पीशीज़। और अनायन सबसे छोटा कौन है? AlF3 में फ्लोरीन सबसे छोटा है। पीरियड में जाने पे साइज घटता है, बराबर। पीरियड में जाने पे साइज घटता है। तो जो आपका लीस्ट कोवैलेंट है वो ये आपका मोस्ट आयोनिक होगा। फिर अगेन वही है, लीस्ट आयोनिक कैरेक्टर ढूंढना है। लीस्ट आयोनिक मतलब आपको इस बार क्या ढूंढना है? मोस्ट कोवैलेंट ढूंढना है, ठीक है? मोस्ट कोवैलेंट की कंडीशन क्या है? छोटा कैटायन, बड़ा अनायन। तो इस बार स्टार्टिंग के पहले तो स्टार्टिंग के 2 ऑप्शन में कंपेयर करते हैं, बाद के 2 बाद में देखेंगे। AlCl3, AlI3, दोनों में Al फिक्स है, AlI3 लेकिन ज़्यादा कोवैलेंट होगा। तो AlCl3 का ऑप्शन हटा देते हैं। क्यों AlI3 ज़्यादा कोवैलेंट होगा? अनायन बड़ा है। अच्छा, अभी एल्यूमिनियम और मैग्नीशियम ये दोनों आप लोगों के सेम पीरियड के लोग हैं, तो इनमें कंपैरिजन कर लो। तो अगर ये दोनों सेम पीरियड के लोग हैं तो याद रखना पीरियड में हम चार्ज देखते हैं, किस पे चार्ज ज़्यादा है? AlI3 पे चार्ज ज़्यादा है। कितना है? Al के ऊपर +3 है और मैग्नीशियम के ऊपर कितना है? +2 है। तो जितना ज़्यादा चार्ज होगा कोवैलेंट कैरेक्टर उतना ज़्यादा होगा। तो Mg2 भी रेस से भाग गया। अब बचता है AlI3 और अब बचता है CSI। वैसे तो एल्यूमिनियम में आयोडीन है और सीशियम के साथ भी आयोडीन है, तो दोनों का जो अनायनिक पार्ट है वो अनायनिक पार्ट कैसा है? आप लोगों का सेम है। दोनों का जो अनायोनिक पार्ट है वो दोनों का सेम है। ना तो दोनों सेम पीरियड के हैं, चलो तो पीरियड के सेम नहीं है तो चार्ज वगैरह क्या देखना, लेकिन सेम ग्रुप के भी तो नहीं है। तो जब सेम पीरियड के भी नहीं है, सेम ग्रुप के भी नहीं है, फिर क्या देखोगे? चार्ज ही देखोगे। तो सबसे ज़्यादा चार्ज किस में? Al में। और नहीं तो अगर साइज़ के फैक्टर से भी तुम सोचो ना तो ध्यान से देखना एल्यूमिनियम और सीशियम में किसका साइज छोटा होगा? ऑब्वियसली एल्यूमिनियम का। और छोटा साइज यानी कि मोस्ट कोवैलेंट कैरेक्टर, ये हो गया।
नेक्स्ट में आ जाओ, इन विच ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड कैटायन है सूडो इनर्ट गैस कॉन्फ़िगरेशन। सीधा एक इंसान इसको टिक मारेगा बिना ज़्यादा अपना दिमाग खर्च किए। मात्र 6 लोगों में सूडो इनर्ट गैस कॉन्फ़िगरेशन होता है। लास्ट क्लास की पीडीएफ है, मैंने लिखा भी होगा यहाँ पे। कहाँ गया कहाँ गया कहाँ गया, यहीं कहीं लिखा भी था ना, पता नहीं। हाँ ये देखो, मीन मात्र 6 लोगों में सूडो इनर्ट गैस कॉन्फ़िगरेशन होता है। बल्कि एक क्वेश्चन ऐसा भी आ सकता है कि इन किस ग्रुप में सूडो इनर्ट गैस कॉन्फ़िगरेशन वाले एलिमेंट्स पाए जाते हैं। 4 ऑप्शन में ग्रुप दे देगा। तो ये तो एस ब्लॉक है, ये आपका पी ब्लॉक है, ये एस ब्लॉक है। डी ब्लॉक में आपका जो ग्रुप नंबर मतलब डंडी नंबर जो 9 होती है और डंडी नंबर जो 10 होती है, उसमें आपको सूडो इनर्ट गैस कॉन्फ़िगरेशन दिखेगा। डंडी नंबर 9 की बात कर रहे हो तो +1 कॉन्फ़िगरेशन में मिलेगा, और डंडी नंबर 2 की बात कर रहे हो तो +2 में मिलेगा। ठीक है, तो ये टोटल 8 सवाल दिए गए थे परसों के दिन, जो हम लोगों ने डिस्कस कर चुके हैं। तो अभी हम लोग आगे का काम कंटिन्यू करते हैं। चलो देखो, तो आपके पास एप्लीकेशन ऑफ अजांस आएगा, बट 2 मिनट रुकना पड़ेगा, कोई चीख रहा है। ठीक है, 2 मिनट। चलो वापस से बैक। तो एप्लीकेशंस ऑफ हम लोग स्टार्ट करते हैं फैजान्स। तो ऑलरेडी वैसे पहली वाली एप्लीकेशन तो मैं बता ही चुकी हूँ, ये है आपकी पहली एप्लीकेशन, मेल्टिंग पॉइंट या फिर बॉइलिंग पॉइंट। ठीक है, तो याद रखना उसमें आपको लॉजिकली तो चीज़ें पता होनी चाहिए, बट एट द एंड जो चीज़ें पता होनी चाहिए वो होने चाहिए रूल्स। यानी कि आप जिस एप्लीकेशन या किसी भी अगर प्रॉपर्टी को अगर आप पढ़ने जा रहे हो, तो वो पर्टिकुलर प्रॉपर्टी आप लोगों के पास कितने मतलब किस चीज़ पे डिपेंड करती है, कैसे डिपेंड करती है, ये सारी चीज़ें समझ गए। अच्छा, तो ये हम लोगों का आप लोगों का एक प्रॉपर्टी खत्म हो गई। अब आ जाते हैं आपके दूसरे इसमें। रोनित का एक मैसेज आया है, देख लेते हैं। अच्छा, पहले रोनित का मैसेज देख लेते हैं। 3D से 4D। अच्छा रोनित, एक्चुअली में तुम बहुत पुराने वीडियोस आई थिंक देख रहे हो। ये मेरे हिसाब से पीरियोडिसिटी के वीडियोस हैं शायद ना, शायद पीरियोडिसिटी के वीडियोस देख रहे हो। एटॉमिक स्ट्रक्चर है बाबा, आयनाइजेशन एनर्जी। मैंने एटॉमिक पीरियोडिसिटी का देख रहा है, आयनाइजेशन एनर्जी का। ठीक है, तो फिलहाल अभी तो मैं ये एप्लीकेशन ऑफ फजांस पढ़ा रही हूँ। फिलहाल अभी एप्लीकेशन ऑफ फजांस हम लोग कर रहे हैं। तो एक बार ये हो जाने दे, और उसके बाद इसी वीडियो के एंडिंग में कल हमें डिस्कशन वीडियो देखेगा, तो जब तो वीडियो देखेगा तो मुझे पता चल जाएगा। ठीक है, ठीक है, तो हम लोग अपना कंटिन्यू। तो अभी आ गया पॉइंट और वाला टॉपिक। अब बहुत ही प्यारा सा इसी टॉपिक से रिलेटेड एक और छोटा सा सवाल हम लोग देख लेते हैं। जैसे क्वेश्चन में मान लेते हैं तुमको दिया हुआ है, फॉर एग्जाम्पल आपको दिया है NaBr, ठीक है, और उसके बाद नेक्स्ट दिया है MgBr2, और उसके बाद AlBr3,
ठीक है, ये आपको 3 चीज़ें दी हुई हैं, तुम्हें इन्हें इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ मेल्टिंग पॉइंट के बेसिस पे अरेंज करना है। तो बहुत ही शांत दिमाग से काम किया करो। याद रखना मेल्टिंग पॉइंट का परसेंटेज ऑफ कोवैलेंट कैरेक्टर के साथ कैसा रिलेशनशिप चलता है इनवर्स। अभी इनमें बी आर तो देखो फिक्स कर दिया गया, अनायन तीनों में कंपाउंड में सेम है। वेरी क्या कर रहा है, कैटायन। तो कैटायन वो भी ये कौन से वाले, पीरियड के। पीरियड में कभी साइज मत देखना, पीरियड में हमेशा क्या देखना, चार्ज। तो चार्ज के हिसाब से अगर जाऊंगी तो सबसे ज़्यादा परसेंटेज ऑफ कोवैलेंट कैरेक्टर किस में होगा, AlBr3 में होगा। उससे कम आपके MgBr2 में होगा, और उससे कम किस में होगा, NaBr में होगा। समझ रहे हो बात को। और अब मुझे इसको मेल्टिंग पॉइंट के हिसाब से अरेंज करना है। तो मेल्टिंग पॉइंट के हिसाब से ये चीज़ कैसी हो जाएगी कि सबसे ज़्यादा आपका जो मेल्टिंग पॉइंट है वो किस में लगेगा, NaBr में लगेगा, क्योंकि ऑर्डर क्या हो जाएगा, रिवर्स हो जाएगा। अच्छा, उसने इंक्रीजिंग ऑर्डर था, मैं ऑर्डर में अरेंज कर रही हूँ। क्वेश्चन में इंक्रीजिंग बोले डिक्रीजिंग बोले, उसके हिसाब से तुम देखते बैठना। ठीक है, ये हो गया आपका सवाल डन, खत्म। कोई ज़्यादा दिमाग लगाने की चीज़ नहीं थी। एक और छोटा सा पिद्दी सा सवाल आ जाता है इसी टॉपिक पर। जैसे मान लेते हैं तुम्हें लिथियम के साथ अरेंज करने को दिया जाएगा, LiCl, LiF, ठीक है, LiBr और LiI, ये वाली चीज़। अब इसको अरेंज करो, कुछ भी नहीं है। इस बार कैटायन को फिक्स कर दिया गया है, लेकिन इस बार किसे वैरी किया जा रहा है, अनायन को। अनायन के 2 नियम होते हैं, अनायन बड़ा होना चाहिए या तो अनायन का चार्ज ज़्यादा होना चाहिए। तो यहाँ तो कोई टेंशन ही है, क्योंकि फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन एक ही ग्रुप के मेंबर्स हैं, और फिलहाल सभी के ऊपर का जो चार्ज है वो सेम है, -1 -1 -1। तो क्या हो जाएगा, ठीक है, आप लोगों का अरेंजमेंट हम लोगों ने शुरू कर दिया। और उस अरेंजमेंट में क्या आ गया आपका, सबसे ज़्यादा LiI, उसके बाद नेक्स्ट में क्या आ जाएगा, LiBr, और उसके बाद क्या आ जाएगा, LiCl, और किस में आ जाएगा, LiF। ये किसके बेसिस पे, परसेंटेज ऑफ कोवैलेंट कैरेक्टर। अगर मैं इसका ऑर्डर रिवर्स कर दूं तो रिवर्स ऑर्डर करने से क्या हो जाएगा, आप लोगों के पास यहाँ पे LiF ये आ जाएगा किस चीज़ में, क्या नाम है उसका, मेल्टिंग पॉइंट के बेसिस पे। बस डन। तो इस तरीके के छोटे छोटे प्यारे प्यारे सवाल पेपर में आते हैं, बहुत ही ईजी रहते हैं। अच्छा, अब एक यहाँ पे एक इम्पॉर्टेंट सा टॉपिक है, इम्पॉर्टेंट नहीं, असर्शन रीजनिंग जैसी चीज़ों के लिए है। मैं अभी आंसर तो लिखवाने बैठी नहीं हूँ, ये समझ रहे हो। तो ऑब्वियसली मैं जो चीज़ें शब्दों को बोलूँगी, इतनी इंग्लिश भाषा तो तुम्हें आती है कि मेरे बोले हुए शब्दों को तुम अपनी इंग्लिश में कन्वर्ट कर सकते हो। नहीं भी आता है तो कौन सा तुम्हें किसी पब्लिकेशन में बुक छपवानी है, अपनी इंग्लिश अपनी कॉपी में लिखनी है और तुम्हें ही पढ़ना है, उतना तो तुम समझ ही लोगे खुद का लिखा हुआ। ठीक है, अच्छा अब आ जाते हैं, जैसे आप लोगों के पास एक MgBr2 दिया है और आपको पेपर में दिया है CuBr2। तो अभी यहाँ पे क्वेश्चन ये पूछा जाएगा कि यहाँ पर जो Br है, मतलब ध्यान से सुनना क्वेश्चन, वो ये कहना चाह रहा है आपसे कि दोनों में जो अनायन है वो अनायन को कर दिया गया है फिक्स। ठीक है, कर दिया गया है। उसके बाद वो क्वेश्चन ये पूछेगा, मैग्नीशियम और कॉपर के साइज में आप कंपैरिजन कर ही नहीं सकते, क्योंकि वो लोग सेम पीरियड के नहीं है, एक S ब्लॉक का है, एक D ब्लॉक का है, वो भी कॉपर कहाँ, मैग्नीशियम कहाँ, राइट। मैग्नीशियम आपका क्या नाम है, 3rd पीरियड का है, और जो कॉपर है तुम्हारा 4th पीरियड का है। सो हाउ विल यू कंपेयर। हाँ, कोई भी इंसान एक खोपड़ी चला सकता है कि अच्छा D 4th पीरियड का है मतलब बड़ा होगा, बट याद रखो D ब्लॉक के D इलेक्ट्रॉन्स की एंट्री होती है, जिनकी वजह से पुअर शील्डिंग होता है। तो साइज में क्या वेरिएशन आया है वी कैन नॉट एग्जैक्टली प्रिडिक्ट, राइट। तो ऐसे में साइज वाला तो दिमाग में भी नहीं आना चाहिए कंसेप्ट, तो हमारे दिमाग में आएगा चार्ज का कंसेप्ट। तो यहाँ पे तुम देखो चार्ज भी फिक्स कर दिया, मैग्नीशियम के ऊपर +2, कॉपर के ऊपर भी +2। बताओ, तो अब वो तुमसे ये पूछना चाहता है क्वेश्चन, ये क्वेश्चन या तो आपके MCQ में भी फ्रेम करके आ सकता है कि किसका मेल्टिंग पॉइंट ज़्यादा है, या तो असर्शन रीजनिंग में भी आ सकता है कि यहाँ पे आप कैसा है बताइए किसका मेल्टिंग पॉइंट ज़्यादा है, या फिर वो लिख कर दे देगा इसका मेल्टिंग पॉइंट ज़्यादा है और फिर नीचे उसका रीज़न दे देगा कि इस रीज़न को सपोर्ट करो। तो तुम बताओ यहाँ किसका मेल्टिंग पॉइंट ज़्यादा होगा, बिना कुछ सोचे समझे टिक मार देने का। किस पे, कॉपर पे नहीं, ध्यान लगाओ। मैग्नीशियम आप लोगों के कहाँ का एलिमेंट है, मैग्नीशियम ये आप लोगों का S ब्लॉक का एलिमेंट है, ठीक है। अच्छा, मैग्नीशियम में से 2 इलेक्ट्रॉन मैंने निकाल दिए तो बन गया Mg2+। मैग्नीशियम जब Mg2+ बन जाएगा उसका कॉन्फ़िगरेशन क्या होगा, 1s2 2s2 2p6, ये उसका कॉन्फ़िगरेशन होगा। कॉपर भी यहाँ पे +2 वाले फॉर्म में है, कॉपर में से मैंने 2 इलेक्ट्रॉन निकाल लिए। अब यहाँ पे गड़बड़ ये ना कर देना कि कॉपर का
गलत कॉन्फ़िगरेशन लिख के बैठे हो। याद रखना, कॉपर और क्रोमियम अनयूजुअल कॉन्फ़िगरेशन शो करते हैं, ठीक है, अनयूजुअल। तो उनका कॉपर 2+ यानी कि जब 2 इलेक्ट्रॉन निकाल लोगे तो कॉन्फ़िगरेशन क्या होगा, 1s2 2s2 2p6, उसके बाद 3s2 3p6 4s0 3d कितना 9, ये उनका कॉन्फ़िगरेशन होगा, क्योंकि 2 इलेक्ट्रॉन मैंने निकाले हैं ना। अब ऊपर वाले के पास कौन सा कॉन्फ़िगरेशन है, नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन। अब ऐसा मत बोल देना कि नीचे वाले के पास सूडो इनर्ट गैस कॉन्फ़िगरेशन है। ये पटाख से अपना मुंह मत खोल देना कि मैडम आपने तो बताया था करके कि कॉपर में सूडो इनर्ट गैस कॉन्फ़िगरेशन होता है। आई डू एग्री कि कॉपर में सूडो इनर्ट गैस कॉन्फ़िगरेशन होता है यदि एक इलेक्ट्रॉन निकालो तो। डंडी नंबर 9 में से यानी कि ग्रुप नंबर 9 में से एक इलेक्ट्रॉन निकालने का है, और ग्रुप नंबर 10 में से यानी कि जिंक कैडमियम मर्क्यूरी वाले ग्रुप में से 2 इलेक्ट्रॉन निकालने हैं, तो वो सूडो इनर्ट गैस कॉन्फ़िगरेशन देगा। तो यहाँ पे बात इनर्ट गैस कॉन्फ़िगरेशन और सूडो इनर्ट गैस कॉन्फ़िगरेशन की तो है ही नहीं, बराबर। यहाँ पे कॉन्वर्स की बात तो है नहीं, लेकिन लॉजिकली भी समझ सकते हैं। कैसे कि आपका जो कॉपर प्राणी है, इस कॉपर नामक प्राणी के पास क्या आ चुके हैं, डी इलेक्ट्रॉन्स आ चुके हैं। डी इलेक्ट्रॉन्स के आने की वजह से उनका जो शील्डिंग इफेक्ट है, वो शील्डिंग इफेक्ट क्या हो गया होगा, बहुत ही पुअर हो गया होगा। शील्डिंग इफेक्ट अगर पुअर हो जाता है तो जेड इफेक्टिव बढ़ जाता है। अगर जेड इफेक्टिव यानी कि फोर्स, जेड इफेक्टिव यानी कि कौन, फोर्स, अगर फोर्स बढ़ गया तो फोर्स बढ़ जाने से जो आपका इलेक्ट्रॉन है वो किसका, अनायन वाला, वो क्या होने लगेगा, उसको वो लोग क्या करना लगेंगे, पुल करने लगेंगे। और अगर वो उसको पुल करने लगे तो कोवैलेंट कैरेक्टर, परसेंटेज ऑफ कोवैलेंट कैरेक्टर इंक्रीज हो जाएगा। यानी कि डी इलेक्ट्रॉन और एफ इलेक्ट्रॉन के आने से कोवैलेंट कैरेक्टर बढ़ता है, ठीक है। तो बिटवीन कॉपर एंड बिटवीन मैग्नीशियम किसके इसमें कोवैलेंट कैरेक्टर ज़्यादा है, बराबर। तो अभी इसमें आपका हाई कोवैलेंट कैरेक्टर है, और क्योंकि इसमें हाई कोवैलेंट कैरेक्टर है तो ऑब्वियसली इसका मेल्टिंग पॉइंट MgBr2 के कंपेयर में क्या सा हो जाएगा, लो, ठीक है। अब ये क्वेश्चन अगर मान लेते हैं MCQ फॉर्मेट में आता कि किसका कम है किसका ज़्यादा है, तो जिन लोगों के दिमाग में ये बात भी बैठी है सूडो इनर्ट गैस कॉन्फ़िगरेशन में कोवैलेंट कैरेक्टर ज़्यादा होता है, टिक मारते CuBr2 का, क्योंकि मेल्टिंग पॉइंट फिर लीस्ट होगा, या जो भी आपको टिक करना है। लेकिन अगर यही क्वेश्चन असर्शन रीजनिंग में आ जाता तो यहाँ पे गड़बड़ होने के चांसेस हो जाती। किस बात की गड़बड़, कि हम लोग ने अगर ये चीज़ इतने अच्छे से रटी है कि नहीं सूडो इनर्ट गैस कॉन्फ़िगरेशन यानी कि कॉपर, लेकिन ये रटना भूल गए कि कॉपर यानी कि कॉपर नहीं, कॉपर +1, तो उस वक्त आप लोगों का दिक्कत में पड़ जाओगे। तो इसीलिए जब चीज़ों को रटो तो थोड़ी सी अपनी बुद्धि का इस्तेमाल करते हुए रटना। ऐसा भी मत करना कि बस पढ़े जा रहे हैं, कुछ पता वता है नहीं कि क्या पढ़ रहे हैं, ठीक है। तो अभी आ जाते हैं हम लोगों के नेक्स्ट एप्लीकेशन में। इसमें मेल्टिंग पॉइंट या बॉइलिंग पॉइंट पे अब इससे ज़्यादा तुम क्या बातचीत करोगे, ठीक है। चलो तो नेक्स्ट वाला देखो क्या है, नेक्स्ट वाला है थर्मल स्टेबिलिटी, ठीक है। नेक्स्ट वाली चीज़ क्या है, थर्मल स्टेबिलिटी। व्हाट डू यू मीन बाय द टर्म थर्मल स्टेबिलिटी। बहुत ही एक कॉमन सा एग्जाम्पल लेते हैं अपनी डे टू डे लाइफ का, और उसको इस केमिस्ट्री से रिलेट करने की कोशिश करते हैं। फॉर एग्जाम्पल मेरे पास एक पत्थर है, ठीक है, और मान लेते हैं मेरे पास एक हाथ में बटर है और एक हाथ में लेट्स इमेजिन पनीर का टुकड़ा है, ठीक है। तुमने उन तीनों को हीट अप करना शुरू किया, जो घर में रोटी बनाने वाला तवा होता है उसके ऊपर तीनों को रख दिया। तुम हीट दो, बटर कितने जल्दी पिघलेगा, पनीर पिघलता तो नहीं है, वैसे जलने लगेगा, लेकिन इमेजिन करो कि वो भी पिघल गया, बट क्या बटर के कंपेयर में वो जल्दी पिघलेगा, नहीं। रॉक यानी कि तुम्हारा पत्थर जो तुम लाए हो, दगड़, वो क्या हो जाएगा, उसको और भी शायद बहुत ज़्यादा टेम्परेचर लगे, हो सकता है तुम्हारा तवा या तुम्हारी गैस उतना ज़्यादा हाई टेम्परेचर दे भी ना पाए। लेकिन इससे क्या समझ में आया, हर चीज़ों की मेल्ट होने की जो टेंडेंसी होती है वो अलग अलग होती है। कुछ एलिमेंट्स ऐसे होते हैं जैसे सीशियम, आप अगर उसको अपनी मुट्ठी में भी बंद करके रखोगे तो आपकी बॉडी की हीट से ही बताओ वो पिघल जाएगा, इतना कम है उसका मेल्टिंग पॉइंट। तो सबकी टेंडेंसी जो होती है मेल्ट होने की, जो टाइम पीरियड होता है मेल्ट होने का, वो अलग अलग होता है, किसी में ज़्यादा होता है, किसी में बहुत कम होता है। तो अभी हमको यही पढ़ना है कि अगर मेरे पास एक पत्थर होगा, नहीं, ऑब्वियसली वी आर नॉट गोइंग टू डील विद चीज़, बटर, राइट, और पनीर वगैरह वगैरह, मक्खन, या वैसे तो वही सारी चीज़ें बोल रही हूँ मैं हिंदी का इंग्लिश में, लेकिन पत्थर के साथ, कंकड़ के साथ, इन सब से हमें डील नहीं करना है, रबर के साथ नहीं। वी आर गोइंग टू डील विद आयोनिक सॉल्ट्स। किसके साथ बातचीत करने वाले हम लोग, आयोनिक सॉल्ट्स के बारे में बात करेंगे। तो जो आयोनिक सॉल्ट्स होते हैं, इन आयोनिक सॉल्ट्स में भी तो
सर सॉल्ट की जो थर्मल स्टेबिलिटी है, थर्मल स्टेबिलिटी मतलब कोई भी चीज़ कितनी ज़्यादा हीट बेयर कर सकती है, बराबर, कितनी ज़्यादा वो हीट अपने अंदर झेल सकती है, उसे हम लोग क्या कहेंगे, उसकी थर्मल स्टेबिलिटी। जो बहुत ज़्यादा हीट झेल गया वो क्या कहलाएगा कि उसकी थर्मल स्टेबिलिटी बहुत अच्छी है, इतनी सारी हीट झेलने के बाद भी ये क्या नहीं हुआ, टूटा नहीं। हम इसे कहेंगे कि हाँ, इसकी थर्मल स्टेबिलिटी बहुत अच्छी है। तो इनडायरेक्टली अगर कोई तुमसे पूछे थर्मल स्टेबिलिटी का अर्थ क्या है, तो थर्मल स्टेबिलिटी का मतलब ये होता है कि वैसे हम लोग थर्मल स्टेबिलिटी किसकी बात करने वाले, ऑफ आयोनिक सॉल्ट्स। ये बता दूं किसके बारे में बात करेंगे, ऑफ आयोनिक सॉल्ट्स। तो आपको थर्मल स्टेबिलिटी का मतलब पता होना चाहिए, एबिलिटी टू डिकम्पोज। अब जब हीट मिल जाएगी तो हीट मिल जाने के बाद चीज़ें क्या हो जाएंगी, डिकम्पोज हो जाएंगी। डिकम्पोज हो जाएंगी का मतलब क्या, मतलब ये कि उनके अंदर के जो कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स हैं वो अलग अलग हो जाएंगे, बराबर। तो कौन सी चीज़ हीट मिलने के बाद डिकम्पोज हो रही है, जल्दी हो रही है, लेट हो रही है, ये हमको पढ़ना है। बट इसके लिए हम ये नहीं करने वाले कि सॉल्ट्स खरीद के ले आए हैं मार्केट से और एक एक सॉल्ट को घर के तवे के ऊपर रख कर हम टेस्ट आउट कर रहे हैं कि कौन जल्दी डिकम्पोज हो रहा है। अब तुम अपना छोटा सा एक ब्रेन लगाओ कि जो चीज़ जल्दी डिकम्पोज हो रही है, ठीक है, खुद अपना छोटा सा ब्रेन लगाओ कि कोई भी चीज़ अगर बहुत ही क्विकली डिकम्पोज हो रही है, तो क्विकली डिकम्पोज होने वाली जो चीज़ होती है, क्या वो चीज़ अच्छी स्टेबल है? ऑब्वियसली नॉट। जो क्विकली डिकम्पोज हो गई इसका मतलब क्या, कि वो बहुत ही थर्मली यानी कि हीट वाइज वो बहुत ही क्या थी, अनस्टेबल थी, तभी तो थोड़ी सी हीट मिलते बराबर टूट गई। तो इसका मतलब क्या मैं ये लिख सकती हूँ कि जो आपकी थर्मल स्टेबिलिटी होती है, इसका जो जितनी ज़्यादा मतलब जो स्टेबिलिटी होती है वो किसके प्रोपोर्शनल होती है, आपके टाइम रिक्वायर्ड फॉर डिकम्पोजिशन के। कोई भी चीज़ अगर बहुत ज़्यादा हीट ले रही है, तो वो वाली चीज़ क्या है, उतनी ही ज़्यादा क्या है, स्टेबल है। ठीक है, आपकी जो हीट रिक्वायर्ड है, मतलब हीट रिक्वायर्ड, या फिर आप कह सकते हो कि जो आपने हीट सप्लाई कर रहे हो, ठीक है, जो आप हीट सप्लाई कर रहे हो वो हीट सप्लाई जो रहेगी आप लोगों की, जितनी ज़्यादा देते जा रहे हो, फिर भी नहीं टूटा, तो इसका मतलब क्या है, वो पर्टिकुलर सॉल्ट आप लोगों का बहुत ही ज़्यादा क्या था, स्टेबल था। तो कोई भी चीज़ को टूटने में वक्त ज़्यादा कब लगता है, ठीक है, कोई भी चीज़ क्विकली डिकम्पोज कब हो जाती है, कोई भी चीज़ क्विकली टूट कब जाती है, तभी टूटती है जब बॉन्ड कमज़ोर होते हैं, बराबर। कोई भी चीज़ क्विकली डिकम्पोज कब होती है, कोई भी चीज़ क्विकली डिकम्पोज कब हो जाएगी, जब वहाँ पे जो बॉन्ड रहेंगे किसके बीच में, बिटवीन कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स, वो कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स के बीच के जब बॉन्ड कैसे रहेंगे, कमज़ोर बॉन्ड आसानी से क्या हो जाएंगे, टूट जाएंगे। बॉन्ड कब कमज़ोर होते हैं, जब कोवैलेंट कैरेक्टर होता है तब कमज़ोर होते हैं, कि जब आयोनिक कैरेक्टर होता है तब कमज़ोर होते हैं। ऑब्वियसली कोवैलेंट कैरेक्टर के आने की वजह से बॉन्ड कमज़ोर हो जाते हैं, और बॉन्ड जब कमज़ोर हो जाते हैं तो आसानी से टूट जाते हैं, और चीज़ें क्या होती हैं, थर्मली अनस्टेबल होती हैं। तो इससे क्या शिक्षा मिली, इससे एक बहुत ही प्यारी सी शिक्षा मिल गई कि जैसे जैसे आप परसेंटेज ऑफ कोवैलेंट कैरेक्टर आप इंक्रीज करोगे, तो आपके कोवैलेंट कैरेक्टर को इंक्रीज करने की वजह से उसके अंदर जो बॉन्ड्स हैं वो बॉन्ड्स क्या होंगे, कमज़ोर होंगे, क्विकली डिकम्पोज होंगे, और जो चीज़ें हैं वो थर्मली क्या होने लगेंगी, उनकी थर्मल स्टेबिलिटी घटने लगेगी। यानी कि जैसे ऊपर मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट का परसेंटेज ऑफ कोवैलेंट कैरेक्टर के साथ इन्वर्स रिलेशनशिप चलता था, वैसे ही यहाँ पे थर्मल स्टेबिलिटी यानी कि टीएस के साथ भी कैसा रिलेशनशिप चलता है, इन्वर्स। ठीक है, बाकी बातचीत तुम्हें समझ में आई हो या नहीं आई हो, कम से कम इतना समझ में आ जाना चाहिए कि इन्वर्स चलता है, बस बात खत्म। ठीक है, अच्छा, इवन ये भी भेजे में आ जाना चाहिए कि कल को किसी ने क्वेश्चन ऐसा पूछ लिया तुमसे कि बताओ इनमें से कौन सा बॉन्ड आसानी से तोड़ा जा सकता है, तो याद रखना, नहीं तो तुम ये बोलोगे अरे ये तो टॉपिक हमको पढ़ाया ही नहीं है, ये आप कैसे पूछ सकते हो। तो पूछा क्यों नहीं जा सकता, बॉन्ड तोड़ने का मतलब ही तो होता है आप किसी चीज़ को बॉन्ड तोड़ रहे हो, मेल्ट कर रहे हो, बॉईल कर रहे हो, उसकी स्टेबिलिटी घटा रहे हो, उसको डिकम्पोज कर रहे हो, तो ये है। ठीक है, अच्छा, उसके बाद तुमसे क्वेश्चन ऐसा भी पूछा जा सकता है कि कौन जल्दी डिकम्पोज हो जाएगा, जो वही चीज़ जल्दी डिकम्पोज होती है जो थर्मली क्या होती है, अनस्टेबल होती है। तो याद रखना, जिसकी थर्मल स्टेबिलिटी जितनी
कम होगी, ठीक है। थर्मल स्टेबिलिटी जितनी 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 कम होगी, डिकम्पोजिशन उतना 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 ज़्यादा होगा। तो थर्मल स्टेबिलिटी का और डिकम्पोजिशन का भी कैसा रिलेशनशिप है, इनवर्स। तो इनडायरेक्टली क्या मैं ये कह सकती हूँ कि परसेंटेज ऑफ कोवैलेंट कैरेक्टर का डायरेक्टली रिलेशनशिप होता है किससे, डिकम्पोजिशन से, ठीक है। एक मिनट चेक कर लें दो, कहीं मैंने गलत तो नहीं लिख दिया है, रुको। थर्मल स्टेबिलिटी जितनी ज़्यादा होगी, डिकम्पोजिशन उतना कम होगा, ठीक है। तो हाँ बराबर है, परसेंटेज ऑफ कोवैलेंट कैरेक्टर जितना ज़्यादा होगा, डिकम्पोजिशन उतना ही जल्दी जल्दी हो जाएगा। देख लेना अगर कहीं एरर हुई होगी तो मुझे बताना, क्योंकि मैं भी कोई रोबोट तो हूँ नहीं, एरर हो सकती है, बिल्कुल हो सकती है लिखने में। चलो अब आगे जाते हैं। अब आगे जो हमें पढ़ाई करनी है, इसमें अब थर्मल स्टेबिलिटी को 2 पार्ट्स में डिवाइड किया जाता है, ठीक है। इसको अपन हम लोग 2 पार्ट्स में डिवाइड कर देते हैं, दुनिया के हर इंसान इसको 2 पार्ट्स में ही डिवाइड करके पढ़ते हैं। अब इसमें 2 पार्ट्स क्या हैं, 2 पार्ट कुछ इस प्रकार से हैं कि जब आप एक आयोनिक सॉलिड बना रहे हो, तो आयोनिक सॉलिड को जब आप क्रिएट कर रहे हो, तो उसमें एक कैटायन वाला पार्ट होगा और उसमें एक पार्ट कौन सा होगा, अनायन वाला पार्ट होगा। तो कैटायन वाले पार्ट पे तो बातचीत हो ही नहीं रही है, ये जो क्लासिफिकेशन हुआ है ये किस पे बेस्ड है, बेस्ड ऑन अनायन। ये क्लासिफिकेशन किस पे बेस्ड है, एनायन पे बेस्ड है। तो अभी आप जब अनायन को देखते हो, तो अनायन के पास आप ये पाओगे कि कई ऐसे आयोनिक कंपाउंड है जहाँ पे मात्र उन लोगों के पास एक अनायन है, मात्र उनके पास एक ही अनायन है। एक ही अनायन का मतलब अनायन के अंदर मात्र एक एटम है। जैसे कि आप लोगों के पास में इमेजिन करते हैं, चीज़ें कुछ इस प्रकार से हैं, कुछ ऐसे कंपाउंड्स हैं NaCl, देखो एक ही अनायन है। फिर उसके बाद आप लोगों के पास इमेजिन करते हैं कुछ इस प्रकार से सॉल्ट आ जाए, क्या नाम है, KBr, देखो उसके अंदर एक ही अनायन है, ठीक है। ये इस तरीके से। तो जब आपके पास एक अनायन हो, एक उस अनायन के अंदर मात्र एक एटम है, मात्र एक एटम, ये एक क्लासिफिकेशन। और एक अनायन ऐसे भी हो सकता है, मतलब कंपाउंड Na2CO3, देखो ये अनायोनिक पार्ट है और इस अनायोनिक पार्ट में कितने एटम्स हैं, 2 प्रकार के एटम्स हैं, कार्बन और एक कौन है आपका, ऑक्सीजन है, ठीक है। छोटी क्लासेस में आपने इसका नाम भी पढ़ा होगा, रेडिकल्स, मिक्स्ड, कौन सा तो रेडिकल्स कहते हैं इन्हें कहेंगे सिंपल रेडिकल्स, और इन्हें कहते हैं शायद मिक्स्ड या फिर कंपाउंड रेडिकल्स। कंपाउंड क्योंकि 2 एटम्स इन्वॉल्व हो गए ना उसमें, इस वजह से। तो अभी हमने आयोनिक कंपाउंड के 2 बेसिस पे क्लासिफिकेशन किए, ठीक है। पहला बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन क्या है कि जिनके अनायोनिक पार्ट के पास मात्र एक एटम है, ठीक है। अनायोनिक पार्ट कंटेन ओनली 1 एटम, ठीक है। आपने इसको पढ़ा भी है छोटे स्टैंडर्ड में, ऐसे बहुत सारे एग्जांपल्स हैं हम लोगों के हाथ। दूसरा क्लासिफिकेशन हम ये करते हैं कि अनायोनिक पार्ट, यानी कि जो सॉल्ट का नेगेटिव पार्ट होगा, उसके पास कंटेन मैनी टाइप ऑफ एटम्स, उसके पास क्या होंगे, मैनी एटम्स नहीं बोला है मैंने, मैनी टाइप्स ऑफ एटम्स बोला है, ठीक है। अच्छा, एक से ज़्यादा होने चाहिए। जैसे कि एग्जाम्पल के तौर पर यहाँ पे जितना 10 तक पढ़ के आए हो, 9 तक, F नेगेटिव, Cl नेगेटिव, Br नेगेटिव, हाइड्राइड आयन, आयोडाइड आयन, ऑक्साइड आयन, सल्फाइड आयन, नाइट्राइड आयन, फॉस्फाइड आयन, ये इस प्रकार के आयन्स, ठीक है, ये वाले। और जो बाजू में है, जिनके मैं से बोल रही हूँ कि मोर देन 1 पार्ट होंगे, याद करो, सल्फेट आयन, SO4 2 नेगेटिव, कार्बोनेट आयन, CO3 2 नेगेटिव, बाइकार्बोनेट आयन, SCO3 नेगेटिव, एसीटेट आयन, CH3COO नेगेटिव। और भी अगर तुम्हें याद आ रहे हैं तो लिख लेना अपनी लिस्ट में, लेकिन एग्जाम्पल समझ तो गए हो ना कि मैं किसकी बात कर रही हूँ, एक्सेट्रा। तो ये 2 क्लासिफिकेशन हो गए। अब जब आपके पास मात्र एक एटम होता है, तो उस वक्त आपको एक रिजल्ट याद रखना है, वो ये कि जो भी थर्मल स्टेबिलिटी होती है, थर्मल स्टेबिलिटी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है लैटिस एनर्जी के। यानी कि जो जो रूल्स तुम क्या करोगे, लैटिस एनर्जी के लिए यूज़ करते थे, लैटिस एनर्जी के रूल्स ऑलरेडी पढ़ाए प्रीवियस चैप्टर में, रूल्स यूज फॉर लैटिस एनर्जी, वही सारे रूल्स अभी किसके लिए यूज़ होंगे, मतलब लैटिस एनर्जी के हिसाब से अरेंज कर दो और वही अरेंजमेंट थर्मल स्टेबिलिटी करेगा। लेकिन अब इसमें उल्टा हो जाता है, ठीक है। यहाँ पे लैटिस एनर्जी के हिसाब से आपको नहीं काम करना है। अब जब इस टाइप के आपके पास अनायन आ जाएंगे, ठीक है, जैसे हाँ इसमें एक और है जो लोगों को काफ़ी ज़्यादा कंफ्यूज करते हैं, इनका मैं नाम लिखवा देती हूँ, ये अभी इसके नाम भी मैं लिखवा दूँगी, O22 निगेटिव। तुम्हें लग रहा होगा अरे ये ऐसा क्यों, ये तो एक ही है, ऐसा नहीं, ये भी है, ये भी है। O22 क्यों, क्योंकि वहाँ पे एक ऑक्सीजन नहीं है, 2 ऑक्सीजन आ गए, ओ ये ऐसे, ये बॉन्ड बन गया ना उनके बीच में, ये नहीं चाहिए।
ठीक है, उनके बीच में बॉन्ड है, O2 का मतलब उनके बीच में बॉन्ड बन चुका है, तो वो बॉन्ड वाला आ गए, 2 आ गए बराबर। या फिर आपके पास ऐसे होते हैं O2 नेगेटिव, इन्हें हम लोग कहते हैं सुपर ऑक्साइड, पैरोक्साइड्स इन्हें कहते हैं। तो ये इस टाइप के भी उस कैटेगरी में आएंगे। तो अगर ऐसी कोई कैटेगरी आपके पास है तो फिर थर्मल स्टेबिलिटी किस बात पे डिपेंड करेगी? फिर थर्मल स्टेबिलिटी आप लोगों का इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होती है किस चीज़ के? आपके पोलराइजिंग पावर के। ठीक है, किसके इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होती है? पोलराइजिंग पावर के। पोलराइजिंग पावर को हम लोग शॉर्ट फॉर्म में क्या लिखते हैं? पीपी कहते हैं। यानी कि जितनी ज़्यादा पोलराइजिंग पावर होगी उतनी ही कम उसकी क्या होगी? थर्मल स्टेबिलिटी होगी। यहाँ पे इन्वर्स का रिलेशनशिप चलता है। तो ये 2 नियम अलग अलग चलाओगे। ठीक है, अब कुछ क्वेश्चंस कर लेते हैं इसके बेसिस पे। पहला क्वेश्चन जैसे मान लेते हैं तुम लोगों को ये दिया गया Li2CO3 और RbCO3 और Rb2 आएगा, सॉरी, फिर आएगा K2CO3 और सीशियम में CS2O3 और यहाँ पे आ जाएगा आपके पास Na2CO3। अब क्या करेंगे? यहाँ पे थर्मल स्टेबिलिटी के हिसाब से अरेंज करना है। तो सबसे पहले तो किसके हिसाब से अरेंज कर लो? आपकी पोलराइजिंग पावर के हिसाब से। किसकी पोलराइजिंग पावर अच्छी होती है? पहले तो पोलराइजिंग पावर किसके लिए डिफाइन की जाती है? कैटायंस के लिए डिफाइन की जाती है। तो देखो सबसे अच्छी पोलराइजिंग पावर किसकी है? सबसे अच्छी पोलराइजिंग पावर लिथियम की है, क्योंकि वो छोटा है। बेस्ट पोलराइजिंग पावर, ठीक है, बेस्ट पीपी। और सबसे वर्स्ट किसकी है? सबसे वर्स्ट पोलराइजिंग पावर किसकी है? आप लोगों के सीशियम की। क्यों सीशियम की? क्योंकि साइज बड़ा है। अब पोलराइजिंग पावर का थर्मल स्टेबिलिटी के साथ कैसे चलता है? 36 का आंकड़ा है, उल्टा। तो जिसकी पोलराइजिंग पावर बेस्ट है उसकी थर्मल स्टेबिलिटी कैसी होगी? वर्स्ट होगी। ठीक है, और जिसकी थर्मल से वर्स्ट पोलराइजिंग पावर है उसकी थर्मल स्टेबिलिटी क्या होगी? बेस्ट होगी। ये ऐसे बाद में बीच के ऑर्डर तो तुम अरेंज कर ही सकते हो, उसको करने में मुझे नहीं लगता कि कोई तकलीफ आएगी। ठीक है, ये हो गया हम लोगों का एक पार्ट कंप्लीट। ठीक है, अब यूजुअली आप लोगों को एक जीके फैक्ट मैं बता देती हूँ। ये एक जीके फैक्ट है, इसका अभी फिलहाल इस टॉपिक से कोई वास्ता नहीं है, बट एक जीके फैक्ट है, याद रखना। जब भी आप किसी भी मेटल कार्बोनेट को, जब आपके पास एक ग्रुप नंबर 2 का मेटल कार्बोनेट होता है, ग्रुप 2 का मेटल कार्बोनेट MCO3, वाई आई एम राइटिंग MCO3? बिकॉज मेटल M रहेगा जिसके ऊपर चार्ज +2 रहेगा, क्योंकि ग्रुप 2 का है, और कार्बोनेट के ऊपर तो वैसे भी -2 होता है, तो इनका सिंपलेस्ट रेशियो क्या बनेगा? MCO3। और अगर आप इसको हीट करोगे तो ये डिकम्पोज होंगे। हीट करने के बाद इनके अंदर से CO2 गैस निकलेगी और साथ में यहाँ पे क्या बनेगा? MO बनेगा। ऑक्साइड्स क्रिएट करेंगे ये लोग। ठीक है, ये लोग क्या क्रिएट करेंगे? आप लोगों का ऑक्साइड्स क्रिएट करेंगे। ठीक है, अच्छा, अब इसको समझते हैं। जो मैंने ये ऊपर रूल लिखा है, ये जो मैंने ऊपर रूल लिख दिया है कि थर्मल स्टेबिलिटी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू तुम्हारा पोलराइजिंग पावर, ये आया कैसे? इसको समझते हैं। देखो ध्यान से इसको समझना कि ये कैसे कर रहे हैं। पहले तो मैं एक स्ट्रक्चर बना लेती हूँ आयोनिक कंपाउंड का। कैसा दिखता है कार्बोनेट का स्ट्रक्चर? लुईस डॉट स्ट्रक्चर में भी पढ़ना सीखोगे। कार्बोनेट का स्ट्रक्चर राइट नाउ मैं बना के दे रही हूँ। ये आपके कार्बोनेट का स्ट्रक्चर होता है। अभी तुम्हें लगेगा ये बिंदी बिंदी क्या है, तो अगर अभी नहीं समझे तो 2-4 दिन बाद आके फिर से इस पार्ट को देखना तो समझ में आ जाएगा। ये कार्बोनेट का स्ट्रक्चर है, ऑब्वियस है। CO3 2 नेगेटिव, तो देखो 2 नेगेटिव में नेगेटिव किधर है? और ये जो भी मेटल होगा उसके ऊपर ये 2 पॉजिटिव। जब तुम इसको हीट करोगे तो इसके अंदर से CO2 प्रोड्यूस होगा और इसके अंदर से क्या निकलेगा? ऑक्साइड बाहर निकलेगा। अब यहाँ पर ये जो मेटल है, ये कौन है? आपका मेटल है। अगर इस मेटल की खींचने की पावर बहुत ज़्यादा होगी तो ये जो ऑक्साइड आयन है, इस ऑक्साइड आयन को वो क्या करेगा? अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा, बराबर, बहुत अच्छे से अट्रैक्ट कर पाएगा। और अगर ऑक्साइड आयन बहुत इजीली अट्रैक्ट हो गया, ठीक है, अगर ये ऑक्साइड आयन बहुत इजीली अट्रैक्ट हो गया तो ये जो इतना पार्ट है, ये एक पार्ट क्या है? एक तरीके से देखो ये CO2 वाला पार्ट है। ठीक है, ऑक्साइड आयन जब शिफ्ट होगा इधर, देखो जैसे जैसे ऑक्साइड आयन यहाँ शिफ्ट होगा, ये ऑक्साइड आयन अपने इलेक्ट्रॉन लेकर M2 पॉजिटिव के पास शिफ्ट हो रहा है। ठीक है, क्योंकि M2 पॉजिटिव के पास क्यों शिफ्ट हो रहा है? क्योंकि आपका जो मेटल है वो मेटल बहुत ही अच्छा है क्या बनाने में? लोगों को बेवकूफ़ बनाने में। तो M2 पॉजिटिव O नेगेटिव को बेवकूफ़ बना के उसके पैसे, यानी कि उसके इलेक्ट्रॉन लूट रहा है। तो क्योंकि लूट रहा है तो पैसे किसके पास जा रहे हैं? M2 पॉजिटिव के पास जा रहे हैं। ठीक है, तो क्या होगा? इफ मेटल, ये वाला जो मेटल है, हैव ग्रेट पावर
टू अट्रैक्ट। अब टू अट्रैक्ट को हम लोग केमिस्ट्री में फैजान्स की भाषा में क्या कहते हैं? पीपी। ठीक है, तो ऐसे में क्या, एक मिनट ये क्या ऑन हो गया? हाँ, तो ऐसे में क्या हो जाएगा? देन क्या सिचुएशन आ जाएगी? देन ये जो ऑक्साइड आयन है, मैंने लिखा है ऑक्साइड आयन विल मूव टूवर्ड, वो किसकी तरफ मूव करने लगेगा? आप लोगों के एम की तरफ मूव करने लगेगा, बराबर। और अगर वो एम की तरफ मूव होगा देन तो क्या होगा? तो ऐसे में ये जो बॉन्ड है, ये वाला जो बॉन्ड है, ये बॉन्ड क्या हो जाएगा? वीक हो जाएगा। अगर ये बॉन्ड वीक होने लगेगा तो ये वाला पार्ट बहुत ही इजीली ब्रेक हो जाएगा। देन CO2 विल रिलीज, और CO2 रिलीज हो गई, इसका मतलब क्या हुआ? आप लोगों का डिकम्पोजिशन हो गया। तो इससे क्या समझ में आया? डिकम्पोजिशन फेवरेबल कब होगा? जब ये M2 पॉजिटिव खींचने में बहुत अच्छा होगा। अगर M2 पॉजिटिव ही खींचने में बेकार रहा तो क्या खींचेगा बोलो वो, बराबर। जब वो खींच ही नहीं सकेगा तो ऐसे में क्या हो जाएगा? कौन सा ऑक्साइड आयन शिफ्ट होगा? जब ऑक्साइड ही शिफ्ट नहीं होगा तो तुम मुझे बताओ कि क्या उसका CO2 जाएगा? नहीं जाएगा, बस खत्म, यही वाली चीज़। अब इसी के बेसिस पे एक क्वेश्चन देख लेते हैं। आप लोगों को दिया गया है कि बेरिलियम है आपके पास और एक बेरियम है। एज वी नो कि दोनों के दोनों पीरियोडिक टेबल में ग्रुप 2 केस में आते हैं। लेकिन अगर तुम बोलोगे कि मैं बेरिलियम का अब BeCO3 के बारे में बात करो, बेरिलियम कार्बोनेट, तो और दूसरे में हम लोग बात कर रहे हैं बेरियम कार्बोनेट की, तो एक्चुअल में जब हम रूम टेम्परेचर की बात करते हैं तो रूम टेम्परेचर पे आप लोगों का ये जो बेरिलियम कार्बोनेट है, ये बेरिलियम कार्बोनेट एग्जिस्ट नहीं करता, डज नॉट एग्जिस्ट। क्यों? और ये एग्जिस्ट करता है, बताओ। तो यहाँ पे ये वाली जो स्पीशीज है ये डज नॉट एग्जिस्ट है, ये डज नॉट एग्जिस्ट है, और ये एग्जिस्ट भी करता है और साथ ही साथ में इसका तो बापा रे बापा बहुत ही ज़्यादा हाई मेल्टिंग पॉइंट भी होता है। मतलब इसको डिकम्पोज करने के लिए टेम्परेचर भी बहुत ज़्यादा लगता है। ऐसा क्यों? सिंपल है, तो इसमें कैसे समझाएंगे? देखो, ये आपका कौन सी कैटेगरी का है? ये वाली कैटेगरी का सवाल है। तो आपकी थर्मल स्टेबिलिटी का पोलराइजिंग पावर के साथ क्या है? इन्वर्स रिलेशनशिप है। तो अभी देखेंगे ध्यान से, बेरिलियम 2+ ये है, और यहाँ पे ये कौन है? बेरियम 2+। दोनों एक ही ग्रुप के हैं, ओके। चार्ज तो दोनों में सेम है, सो हम क्या देखेंगे? साइज देखेंगे, क्योंकि बेरिलियम का जो साइज है, साइज क्या है? छोटा है। नीचे जाने पे क्योंकि साइज बढ़ता है, तो जब साइज छोटा होता है तो पोलराइजिंग पावर उतनी ही ज़्यादा होती है, क्योंकि बेरिलियम की पोलराइजिंग पावर इतनी ज़्यादा होगी कि वो जो कार्बोनेट का ऑक्साइड होगा उसको अपनी तरफ खींच लेगा, और जब ऑक्साइड खींचा चला जाएगा तो CO2 टूट जाएगा, मतलब CO2 टूट के निकल जाएगा। तो वो चीज़ एग्जिस्ट ही नहीं करती, क्योंकि बेरिलियम इतना ज़्यादा पोलराइजिंग पावर रखता है कि वो कभी भी BeCO3 के फॉर्मेट में BeCO3 को एग्जिस्ट करने ही नहीं देता। वो हमेशा उसको क्या कर देता? डिकम्पोज कर देता, जा टूट, ये ऐसा। ठीक है, समझ में आ रही है बात? बेरिलियम कार्बोनेट में उसकी पोलराइजिंग पावर इतनी ज़्यादा है कि ऑक्साइड आयन को जब अट्रैक्ट करने की बारी आती है तो कौन ज़्यादा अच्छे से अट्रैक्ट कर पाता है? Be2+। ऑक्साइड आयन अगर अच्छे से अट्रैक्ट होगा तो जो CO2 जो रिलीज हो रही है वो CO2 किस में आसानी से रिलीज होगी? Be2+ में रिलीज होगी। और अगर Ce2+ बहुत आसानी से रिलीज हो गई तो ऐसे में क्या वो चीज एग्जिस्ट करेगी इन फॉर्म ऑफ कार्बोनेट? ऑब्वियसली नहीं करेगी, क्योंकि उसके अंदर का तो CO2 चला गया, तो क्यों एग्जिस्ट करेगी कार्बोनेट के फॉर्म में? तो देयरफॉर BeCO3 एग्जिस्ट नहीं करता, या फिर BaCO3 एग्जिस्ट करता है। ठीक है, ये बात। इवन इसी टॉपिक पर एक और सवाल पूछा जा सकता है। कैसे पूछेगा? पूछने वाले सवाल पढ़ाए हुए टॉपिक से बड़ा मस्त घुमा घुमा के देते हैं। जैसे BeCO3 है, BeCO3 को उसने बोला X अमाउंट ऑफ हीट दी गई ताकि BeO और साथ ही में CO2 निकल गए बाहर। फिर आपके पास BaCO3 है, उसको Y अमाउंट ऑफ हीट दी गई और बोलेगा कि BaO बना और CO2 गया, और फिर नीचे में आपको 3 ठोक ऑप्शन दे दिए कि कौन सा वाला जो है वो करेक्ट ऑप्शन है। X = Y, X greater than Y, X less than Y, ये ऐसा आपको दे दिए 3 ऑप्शन। तो अब कई लोगों को लगेगा कि हमारे हाथ में ना तो बेरिलियम है ना बेरियम है, हम कैसे बताएं कि किसमें हीट ज़्यादा लगेगी? तो उसमें बताने लायक कोई चीज़ ही नहीं है। आपको सिर्फ स्टेबिलिटी देखो, जो जितना स्टेबल होगा उसको हीट ज़्यादा लगेगी। अभी हमने डिस्कस किया है कि ये वाली चीज़ क्या होती है? हाईली स्टेबल। तो जो चीज़ हाईली स्टेबल है उसको तोड़ने में ज़्यादा वक्त लगेगा, तो BaCO3 को तोड़ने में ज़्यादा वक्त लगेगा, तो इसीलिए रिलेशनशिप क्या होगा? ये
ठीक है, खत्म, बल्कि बहुत ज़्यादा, बराबर। अच्छा, एक और क्वेश्चन में आ जाते हैं। जैसे तुम्हें क्वेश्चन दिया गया कि आपके पास लेड का एक कार्बोनेट है PbCO3 और साथ में कंपैरिजन करने को दिया गया तुम्हारा वॉशिंग सोडा एनहाइड्रस फॉर्म वाला Na2CO3। अब तुम्हें पता करना है कि किसकी इसमें आपका क्या नाम है थर्मल स्टेबिलिटी ज़्यादा है। तो थर्मल स्टेबिलिटी याद रखना आनायन से तो देखनी ही नहीं है, हमेशा देखनी किस में है, कैटायन में। यहाँ पे Pb अगर है तो Pb के ऊपर चार्ज क्या है, Pb2+, और अगर यहाँ सोडियम है तो सोडियम के ऊपर चार्ज क्या है, Na पॉजिटिव। अब Na पॉजिटिव और सोडियम +1 में इसके ऊपर क्योंकि चार्ज ज़्यादा है तो पोलराइजिंग पावर भी किसकी ज़्यादा होगी, Pb2+ की होगी, ठीक है। और अगर Pb2+ की पोलराइजिंग पावर ज़्यादा है तो O2 आयन को ईजिली कौन अट्रैक्ट कर पाएगा, आप लोगों का ये Pb2+। और जब O2 आयन इजीली अट्रैक्ट होकर चला जाएगा तो CO2 किसके अंदर से बहुत ही इजीली रिमूव हो गया, PbCO3 के अंदर से इजीली रिमूव हो गया। और जिस चीज के अंदर से CO2 इजीली रिमूव हो जाता है वो थर्मली क्या होती है, अनस्टेबल होती है। तो थर्मल स्टेबिलिटी किसके अंदर ज्यादा हुई, आपके Na2CO3 के अंदर ज्यादा हुई, ठीक है, बस खत्म। तो यानी कि कौन ज्यादा थर्मल स्टेबल है, Na2CO3 आपका थर्मली ज्यादा स्टेबल है। ऐसे ही एक और क्वेश्चन देते हैं, ये आप लोगों को एस ब्लॉक में आता, ठीक है, एस ब्लॉक से ढापा है मैंने ये क्वेश्चन। तो ऐसे में ये वाली चीज को हम लोग अभी कर लेते हैं। जैसे आपको दिया गया है Li2O2 Na2O2 और उसके बाद आएगा K2O2। अब इसमें ये पहले तो ये डिसाइड करो कि ये क्वेश्चन कौन सी कैटेगरी का है, ये क्या कोई कैटेगरी नंबर 1 का है कि ये कैटेगरी नंबर 2 का है। तो ये क्वेश्चन जो है आप लोगों के कैटेगरी नंबर 2 का है, O2 आपके कैटेगरी नंबर 2 में आएगा, O3 भी होगा तो भी कैटेगरी नंबर 2 में आएगा। तो कैटेगरी नंबर 2 में जो Pp होती है उसका इनवर्स रिलेशनशिप चलता है किसके साथ, थर्मल स्टेबिलिटी के साथ। तो यहाँ लिथियम है, यहाँ सोडियम है, पोटेशियम है, किसका Pp ज़्यादा है। Pp कब ज़्यादा होता है, जब आप लोगों का साइज छोटा होता है। तो Pp किसका ज़्यादा है, लिथियम का ज़्यादा है, ठीक है। यानी कि पोलराइजिंग पावर किसमें होगी, इसमें मैक्सिमम होगी, Pp यहाँ मैक्सिमम है। और अगर Pp यहाँ मैक्सिमम है तो थर्मल स्टेबिलिटी कहाँ मैक्सिमम होगी, थर्मल स्टेबिलिटी यहाँ पे मैक्सिमम होगी, क्योंकि दोनों का रिलेशनशिप कैसा है, उल्टा है। ये अरेंजमेंट मैंने किसके बेसिस पे किया है, परसेंटेज ऑफ कोवैलेंट कैरेक्टर के बेसिस पे, ठीक है। अच्छा, उसके बाद जैसे इसी में एक और कंफ्यूज करने के लिए सवाल, Li2O Na2O और एक आ गया K2O। अब कई लोगों को लगेगा ऊपर वाले में और नीचे में क्या अंतर है, यहाँ देखो O2 है और यहाँ पे क्या है, O2 है और यहाँ पे क्या है, O है। O यानी कि ये कौन सी कैटेगरी में आ गया, केस नंबर 1 की कैटेगरी में आ गया। केस नंबर 1 की कैटेगरी में उसका डायरेक्ट रिलेशनशिप चलता है, यानी कि Pp जितना ज़्यादा होगा उतना ही ज़्यादा उसका थर्मल स्टेबिलिटी होगा। तो सीधा सीधा आंसर ये है। तो देखो एक O और एक O2 की वजह से कितना अंतर पड़ जाता है, इसीलिए थोड़ा ध्यान से करेंगे। ये क्वेश्चन एक और आ गया है आप लोगों के पास, सीशियम है, उसके बाद नेक्स्ट केस में स्ट्रॉन्शियम है और वहाँ पे फिर आप लोगों ने बेरियम दे दिया। ये O2 वाला केस है, तो O2 वाले केस में तो उल्टा चलेगा, ठीक है, उल्टा उसमें क्या चलेगा, आपका उल्टा चलेगा। तो उल्टे में क्या हो जाएगा, आपका किसका सबसे ज़्यादा होगा, ये वाला ऑर्डर सबसे ज़्यादा होगा, बस खत्म। तो ये एस ब्लॉक में आने वाली चीज़ थी, ये पहले ही बता दी गई है, तो ध्यान रखोगे। और Na2CO3 Pb2CO3 बहुत सारे कंपैरिजंस बताए हैं, तो उसमें ऐसा नहीं होना चाहिए कि कुछ अंडा दे दिया, कुछ गड़बड़ कर दिया। बहुत ही चीज़ें सिंपल हैं, सोबर सी हैं। थोड़ा सा अगर चीज़ों को ध्यान से पढ़ोगे तो बराबर चीज़ें बनती हैं। अगर ध्यान नहीं दोगे, उस चीज़ को ऐसे करोगे क्या क्या है, ये तो एक आसान सा ही तो टॉपिक है, तो वो चीज़ें आप लोगों की फिर गड़बड़ा जाएंगी, बराबर। तो 2 एप्लीकेशंस हम लोग फिजांस के अभी तक पढ़ चुके हैं। पहला हम लोगों ने पढ़ लिया मेल्टिंग पॉइंट और तुम लोगों का बॉइलिंग पॉइंट, और जो नेक्स्ट एप्लीकेशन हमने पढ़ ली वो है थर्मल स्टेबिलिटी। अभी जो थर्मल स्टेबिलिटी वाला टॉपिक है, इस थर्मल स्टेबिलिटी पे असर्शन रीजनिंग के बहुत सारे सवाल बन सकते हैं। गिव रीजंस, अगर जो कई करोड़ों सालों पहले जब JEE में थियोरेटिकली आपको लिखना पड़ता था, तब इससे तो बहुत सारे सवाल बनाए जाते थे, ठीक है। अगर उस ज़माने के प्रीवियस पेपर्स तुम्हारे पास ऑनलाइन नेट में अवेलेबल हैं तो देख लो। वैसे तो देख के कोई मतलब नहीं है, लेकिन मैं बता रही हूँ उसमें आपके बहुत सारे सवाल क्रिएट किए जा सकते थे, बट अभी क्रिएट करके क्या मतलब है, ठीक है। अभी जैसे एक क्वेश्चन मान लेते मैंने तुम्हें और दिया,
तुम लोगों से पूछा गया है यहाँ पे, ये तुम खुद लिखो, ठीक है, ये तुम लोग अपना लॉजिक खुद बनाना। इसका आंसर जो है मैं ग्रुप में शेयर कर दूंगी और उम्मीद करती हूँ गूगल नहीं करोगे, ठीक है, इसको गूगल मत करना, तो इसको खुद बनाओ और फिर मैं आंसर अपना ग्रुप में शेयर कर दूंगी। और उसके बाद तुम चेक करना कि जो तुम्हारी सोची हुई सोच है क्या वो मैच कर रही है। तुम्हें कोई बोर्ड एग्जाम्स में लिखने लायक एकदम हाई फंटोश इंग्लिश और हाई फंटोश ग्रामर के साथ इसको नहीं करना है, ठीक है, लॉजिक होना चाहिए, बराबर। और ये वाला क्वेश्चन एक होमवर्क में है। उसके अलावा एक और है कि आप लोगों का मेल्टिंग पॉइंट, एक मिनट, हाँ, मेल्टिंग पॉइंट जो KCl का होता है वो ज़्यादा होगा, ये मैं बता रही हूँ, एज कम्पेयर टू मेल्टिंग पॉइंट ऑफ AgCl, ठीक है। बट यहाँ पे एक और कंडीशन आपको दी हुई है कि जो एटॉमिक रेडाई होगा किस चीज़ का, K+ का, और जो एटॉमिक रेडाई होगा किस चीज़ का, Ag+ का, दोनों का एटॉमिक रेडियस ऑलमोस्ट सिमिलर है। बताओ ये वाली चीज़, तो ये हो गया आपका दूसरा टॉपिक। तो ये दोनों क्वेश्चन तुम लोग करके अपना कैसे रेडी रखोगे। मुझे नहीं लगता कि इसमें कोई भी तकलीफ या कोई भी दुख दर्द आना चाहिए। अब हम लोग मूव करते हैं हमारे तीसरे एप्लीकेशन की तरफ। तीसरा एप्लीकेशन क्या है कि हम लोगों के पास जो आयोनिक कंपाउंड्स होते हैं, उन आयोनिक कंपाउंड्स में कलर आता है। देखो बहुत सारी चीज़ें तुम्हारी दुनिया में कलरफुल दिखती है, लाइक गोल्ड में कलर होता है, लाइक सिल्वर में कलर होता है, कॉपर में कलर होता है, तो उनमें कलर कहाँ से आया, दैट इज अ डिफरेंट लॉजिक, ठीक है। आपके कलर्स को एक्सप्लेन करने के लिए बहुत सारी थियरीज हैं, क्योंकि हर चीज़ में कलर के होने का रीज़न अलग है, बराबर। हर चीज के अंदर कलर के होने का जो रीजन है वो रीजन अलग है। अब जो रीजन आज हम पढ़ेंगे उसी सेम रीजन से तुम इस चीज को जस्टिफाई कर पाओ कि कॉपर का भी कलर जो रेड दिखता है वो इसी रीजन की वजह से दिखता है, तो ऐसा नहीं है। कॉपर के अंदर में जो कलर दिखता है वो एक अलग रीजन की वजह से, गोल्ड के अंदर जो दिखता है वो अलग रीजन की वजह से, कॉपर सल्फेट जो तुम्हारे पास ब्लू कलर का दिखता है, जिसमें हम लोगों ने बचपन में पढ़ा है कि वाटर और क्रिस्टलाइजेशन की वजह से कलर दिखता है, उसका अलग रीजन है। तुम जब कोऑर्डिनेशन पढ़ोगे आगे जाकर, ये क्या नाम है आप लोगों का चैप्टर नंबर मतलब 11th 12th स्टैंडर्ड की इनऑर्गेनिक में, तब तुम्हें पता चलेगा कि अरे वो तो एक अलग ही दुनिया है ना। तो इस तरीके से आप लोगों के पास कलर को एक्सप्लेन करने के देयर आर वेरियस लॉजिक्स, बट हम लोग अभी जो लॉजिक यूज करेंगे वो लॉजिक सिर्फ और सिर्फ कहाँ वैलिड है, आयोनिक कंपाउंड्स में, खत्म, ठीक है। तो उसको उसी तक रखना, और बाकियों के कलर्स के लॉजिक क्या है वो धीरे धीरे जैसे जैसे चीज़ें तुम लोगों को पता चलती जाएंगी तुम्हारे सामने धीरे धीरे वो आती जाएंगी। यहाँ पे लॉजिक ये है आपके कलर ऑफ आयोनिक कंपाउंड में कि कोई भी आयोनिक कंपाउंड, वैसे तो मैं डायरेक्ट उसका तुम्हें रिलेशनशिप भी बता दूंगी, पूरा तुम्हें ध्यान रखने की ज़रूरत नहीं है पूरा दिमाग, लेकिन इसका सिंपल रीज़न ये है कि जब आप लोगों के इसमें ट्रांजिशन होता है, ट्रांजिशन का मतलब समझते हो, इंग्लिश भाषा है, जब ट्रांजिशन होता है, जब लेन देन होता है, तो उस लेन देन की वजह से आप लोगों की कोई चीज़ क्या दिखती है, क्या नाम है, कलरफुल दिखती है, ठीक है। ट्रांजिशन मतलब बदलाव, ठीक है, जब बदलाव होता है तब वो चीज आपकी पर्टिकुलरली क्या दिखती है, आप लोगों को कलरफुल दिखती है। अभी जैसे कि के पास हम लेते हैं बचपन में पढ़ा हुआ है, आई हैव 3 कंपाउंड, HCl, AgBr और AgI। अब 10th क्लास में इतना तो हम लोग पढ़ के आए हैं कि हमको ये चीज बहुत अच्छे से पता है कि आपका जो AgCl होता है, ये AgCl कैसा होता है, वाइट कलर का होता है। जो AgBr है वो आप लोगों का पेल येलो कलर का होता है, और जो AgI है ये बहुत ही ज़्यादा डार्क येलो कलर का होता है, ठीक है। ये सारी चीज़ें हमने 10th क्लास में पढ़ी है। अब तुम ये सोचो, Ag तीनों में कॉमन है, कैटायन वेरी क्या कर रहा है, अनायन वेरी कर रहा है, ऑब्वियस दिख रहा है हमको। तो आयोडीन, Br और Cl, अगर मैं अभी फजांस की नज़र से देखूं तो फजांस की नज़र से फजांस अगर जिंदा होता, अभी तुम्हें पढ़ा रहा होता तो क्या बोलता, मेरे रूल के अकॉर्डिंग तुम्हें क्या लगता है कि Cl, Br और I तीनों में क्या डिफरेंस है या क्या डिफरेंस है, तुम बोलोगे Cl की Br में और I में I का साइज देखो बहुत ही ज़्यादा है, और क्योंकि I का साइज बहुत ही ज़्यादा है तो देयरफॉर, ठीक है, देयरफॉर क्या हो जाएगा, आप लोगों का I के अंदर पोलराइजेबिलिटी बहुत ज़्यादा होगी, मतलब जो कोवैलेंट कैरेक्टर यहाँ मैक्सिमम होगा। यही है फजांस के रियोल नियम के अनुसार, यहाँ से कोवैलेंट कैरेक्टर क्या होगा, Cc क्या होगा, मैक्सिमम होगा।
तो यहाँ से एक बात दिमाग में गई हमारे, ऑब्जर्वेशन। मैं कोई रूल नहीं बता रही हूँ, सिंपली ऑब्जर्वेशन बता रही हूँ। यहाँ से हमने एक चीज ऑब्जर्व की कि कोवैलेंट कैरेक्टर मैक्सिमम था तो कलर भी अच्छा था, डार्क येलो। देखो येलो यहाँ भी है, येलो यहाँ भी है, और यहाँ पे एजी भी आ रही है, यहाँ पे एजी आई है। तो आई की ऑब्वियसली साइज बड़ी होती है, बड़ी साइज के होने की वजह से आपका जो आई है उसके अंदर कोवैलेंट कैरेक्टर क्या होगा, मैक्सिमम होगा। तो देखो उसका कलर एकदम डार्क येलो हो गया, और उसी के जस्ट पहले वाले का कलर कैसा है आप लोगों का, पेल येलो है, दिख रहा है। तो इससे हम लोग ने बोला कि अच्छा, यानी कि कोवैलेंट कैरेक्टर आप जितना ज्यादा लाओगे उतना ज्यादा कलर, कोवैलेंट कैरेक्टर लाने से कलर की इंटेंसिटी क्या होगी, आप लोगों की बढ़ेगी, बराबर। कलर की जो इंटेंसिटी है वो क्या होगी, बढ़ेगी। ये हमने लॉजिक दिया। अच्छा, क्या ये इकलौता है? नहीं, ऐसे और भी हो सकते हैं। जैसे एक एग्जांपल और ले लेते हैं हम लोग यहाँ पर, ये है PbCl2, ये भी आपको 10th में था। PbCl2 है और एक PbI2 है। ये कलर्स याद रखते जाना, ठीक है। अब ये चीजें हैं, आप लोगों को अब ये चीज याद रखनी है, कलर्स ये याद रखने हैं। तो अब कैसा हो जाएगा, PbCl2 का कलर कैसा होता है, ये वाइट होता है। PbI2 का कलर क्या होता है, येलो होता है। देखो Cl और I में किसकी, इसमें साइज बड़ा है, किसमें कोवैलेंट कैरेक्टर ज्यादा है, तो कोवैलेंट कैरेक्टर किसमें ज्यादा है, आप लोगों के I में बराबर है। तो देयरफॉर क्या हो जाएगा, कलर किसका ज्यादा हो जाएगा, आप लोगों के PbI2 का ज्यादा है। यहाँ से भी यही समझ में आया कि परसेंटेज कोवैलेंट कैरेक्टर यहाँ पे ज्यादा है, तो देखो इसमें क्या हो गया, कलर ज्यादा आ गया। वैसे ही एक और SnCl2 में आ गए, एक SnI2 में आ गए। SnCl2 का कलर वाइट है, SnI2 का कलर रेड है। अगेन देखो ये आई की वजह से कलर आ गया, किसी में रेड आ रहा है, किसी में येलो आ रहा है, ये सब में हमें नहीं जाना है। ये मैडम रेड ही क्यों आया, येलो ही क्यों आया, ये नहीं, कलर है वो आपको याद करना है। और तुम्हारा अगर ये डाउट आएगा कि ऐसे कितने कलर हम याद करेंगे, तो जितने अपने सिलेबस में है, जितने तुम पता लगा सकते हो, जितना तुम NCERT को या जो तुम्हारी स्टेट बोर्ड की बुक है उसको रीड करके अगर पता लगा सकते हो, जितना ट्यूशन के नोट्स वगैरह से मिल सकता है, टीचर से मिल सकता है, उतने सारे कलर्स का आप झुंड बना के रखो एक कागज में अलग से, और उनको रोज एकदम रिवाइज करते जाओ जैसे बचपन में आप पढ़ते थे। तो पहले मैं एक छोटी सी ट्रिक बता देती हूँ, ट्रिक नहीं है, ये सभी को ऑलमोस्ट हर कोचिंग मटेरियल के पास ये चीज होती है, पढ़ाने वालों के पास होती है, इसमें कुछ खास नहीं है। पहला पॉइंट ये कि परसेंटेज ऑफ कोवैलेंट कैरेक्टर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा इंटेंसिटी ऑफ कलर के। इंटेंसिटी को हम लोग हमारी चालू भाषा में कह सकते हैं डार्कनेस, यानी कि किसी के अंदर में कौन सा कलर होगा मैं ये नहीं बता सकती, आई डोंट नो। मुझे कैसे पता रेड आएगा, मुझे कैसे पता येलो आएगा, मुझे कैसे पता पिंक आएगा, बट आई कैन प्रिडिक्ट कि जितनी ज़्यादा मतलब कोवैलेंट कैरेक्टर होगा कंपैरेटिवली, कंपैरिजन चलेगा यहाँ पे। एब्सोल्यूट आंसर मैं नहीं दे पाऊंगी, ना ही कोई और दे पाएगा अनलेस एंड अनटिल वो कंपाउंड मेरे हाथ में ना हो, बट इंटेंसिटी को हम कंपेयर कर सकते हैं। पॉइंट नंबर 2, जो तुम्हें यहाँ पे कुछ चीज़ें लिखवाई जा रही हैं वो तुम्हें याद रखनी है अपने छोटे से ब्रेन में। छोटे से ब्रेन में क्या रखना है कि जब भी आपके पास कॉपर का कोई कंपाउंड हो तो वहां पे उस कॉपर या किसी दूसरे मेटल की ऑक्सीडेशन स्टेट कैलकुलेट करो। और अगर मान लेते कॉपर की ऑक्सीडेशन स्टेट आई +2, तो +2 ऑक्सीडेशन स्टेट में कॉपर का जो कलर होगा वो क्या होगा, ब्लू। अगर आपने क्रोमियम की ऑक्सीडेशन स्टेट कैलकुलेट की तो वहां पे जो क्रोमियम का कलर होगा वो कितना होगा, ग्रीन, ठीक है। अच्छा, अगर हमने आयरन की बात की तो आयरन अगर +3 ऑक्सीडेशन स्टेट में है तो उसका कलर होगा आपका ब्राउन, ठीक है। अच्छा, उसके अलावा अगर हम लोग बात करें मैंगनीज की, Mn की, मैंगनीज आपके +2 ऑक्सीडेशन स्टेट में है तो उसका कलर होगा पिंक। तो ऐसे आप लोगों के पास और भी बहुत सारे कलर्स हैं। अब इनमें से बहुत सारे कलर्स हमको ऐसा चीज़ों के याद रखने हैं। ग्रीन क्या सिर्फ क्रोमियम 3+ में होता है? नहीं, ग्रीन आपका Fe2+ भी शो करता है, बराबर। अच्छा, उसके अलावा क्या ब्लू जो कलर है वो ब्लू कलर आप लोगों के सिर्फ कॉपर 2+ में है? राइट नाउ फिलहाल तक तो मेरे को यही पता है कॉपर 2+ में है। अच्छा, ये जो पिंक है ये आप लोगों का क्या है, मैंगनीज है, ये मैंगनीज 2+ में है, चलो ये भी डन है। तो ये हो गया हम लोगों का एक छोटा सा चार्ट। इस छोटे से चार्ट के बेसिस पर आप क्या कर सकते हो, चीज़ों को याद रख सकते हो। लेकिन अब आते हैं हम लोग डिटेल पढ़ाई पे। तो जो डिटेल पढ़ाई है वो डिटेल पढ़ाई हम लोगों को क्या कहती है, प्रवचन क्या देती है, उन प्रवचन में आते हैं। प्रवचन ये हैं
कि ये एक एप्लीकेशन है किसकी, आपके फजांस रूल की, कि जितना ज़्यादा परसेंटेज ऑफ कोवैलेंट कैरेक्टर रहेगा कलर की कंपैरेटिवली इंटेंसिटी उतनी ज़्यादा रहेगी। वी कैन नॉट प्रिडिक्ट, ठीक है, मैं नहीं बता सकती कि वहाँ पे उसका एग्जैक्ट कलर क्या होगा, लेकिन वहाँ पे जितना बड़ा अनायन होगा या जितनी ज़्यादा पोलराइजेशन होगी उतना ज़्यादा कोवैलेंट कैरेक्टर होगा, उतना ज़्यादा कोवैलेंट कैरेक्टर से चीज़ें कलरफुल रहेंगी। अब इसको जैसे समझते हैं, आपके पास कोई भी दो स्पीशीज़ है, लेट्स से एक्स पॉजिटिव और एक है वाई निगेटिव। तुम तो जानते हो फजांस रूल के अकॉर्डिंग ये जो एक्स पॉजिटिव है इन दोनों के बीच में कुछ इलेक्ट्रॉन्स लेट्स से शेयर्ड है, तो उन शेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स को ये एक्स प्लस अपनी तरफ पुल करने की कोशिश करेगा, ठीक है। तो जैसे ही इलेक्ट्रॉन्स y से निकलकर x की तरफ शिफ्ट होंगे, क्या हुआ यहाँ पे इलेक्ट्रॉन्स शिफ्ट हो गए, कहाँ से कहाँ शिफ्ट हो गए, शिफ्टेड फ्रॉम y नेगेटिव टू x पॉजिटिव, बराबर। तो एज अ रिजल्ट इसकी वजह से हुआ क्या, इसकी वजह से ये हुआ इलेक्ट्रॉन की जो डेंसिटी है वो क्या हो गई, इंक्रीज हो गई, किसमें, कैटायन पे यानी कि एक्स पे, और वही इलेक्ट्रॉन की जो डेंसिटी है वो क्या हो गई है, डिक्रीज हो गई है, किसमें, आपके वाई पे। वाई देखेगा अरे मेरे इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी कम कर दी देने की वजह से, तो तुरंत इमीडिएटली वो क्या करेगा, वापस से अपने इलेक्ट्रॉन खींच लेगा। इमीडिएटली वाई क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन को वापस से पुल कर लेगा, कहाँ से, एक्स से, जो दिया था वापस से ले लिया, फिर वो वापस से लेगा, एज फिर से क्या होगा, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी वाई पे बढ़ जाएगी, फिर वो दे देगा, फिर खींच लेगा, फिर वो दे देगा, फिर वो खींच लेगा। यानी कि इस तरीके से इलेक्ट्रॉन्स क्या हो रहे हैं, ट्रांजिशन कर रहे हैं। ट्रांजिशन मतलब बार 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 उनमें क्या हो रहा है, चेंज हो रहा है, ठीक है, वहां पे क्या हो रहा है, चेंज हो रहा है। तो जब भी इस तरीके का ट्रांजिशन, ठीक है, जब भी किसी के अंदर ये ट्रांजिशन होता है तो इस ट्रांजिशन की वजह से, जब भी ये ट्रांजिशन पॉसिबल होगा तो ट्रांजिशन की वजह से वहाँ पे कलर क्रिएट होगा, इंटेंसिटी बनेगी, और इंटेंसिटी बनेगी, और इंटेंसिटी अगर बढ़ी तो ऑब्वियसली मैं किसकी बात कर रही हूँ, उसकी डार्कनेस की बात कर रही हूँ, तो लिखने की ज़रूरत भी नहीं है। लो, अब ये ट्रांजिशन किस बात पे डिपेंड करेगा, ट्रांजिशन इस बात पे डिपेंड करेगा आपके अनायन, आपके उस कंपाउंड की पोलराइजेशन पे। पोलराइजेशन इज अ कंबाइंड फेनोमेना ऑफ पोलराइजिंग पावर एंड पोलराइजेबिलिटी। जैसे ऊपर तो मैं एग्जांपल दे ही चुकी हूँ कि AgCl, AgBr, AgI सबसे बड़ा साइज किसका है, I का, तो उसमें सबसे इजीली कोवैलेंट कैरेक्टर ज़्यादा था, तो आसानी से देखो वहाँ हो गया, ठीक है। अच्छा, अब कुछ क्वेश्चंस और कर लेते हैं। जैसे जैसे क्वेश्चंस में कलर आते जाएंगे आपको वो चीज़ें याद रखने जाते पड़ेगी, ठीक है। चलो, अब यहाँ पे आ गए हम लोग, आप लोगों के अगेन यहाँ पे भी दो प्रकार से हम लोग कलर्स को क्लासीफाई करते हैं। पहला क्लासिफिकेशन वही वाला है जो ऊपर था, क्या था वो ऊपर आप लोगों का, क्या लिखा था, मैंने हेडिंग क्या दी थी मैं खुद भूल गई हूँ, अनायन हैविंग सिंगल अनायनिक पार्ट कंटेन वन एटम, ठीक है। यहाँ पे भी अगेन हम लोग क्या करेंगे, दो क्लासिफिकेशन कर देंगे। दो क्लासिफिकेशन क्या होगा, अनायोनिक पार्ट कंटेनिंग वन एटम, ठीक है, जो आपका एक ऐसा अनायोनिक पार्ट जिसके पास मात्र क्या है, वन एटम है। अच्छा, दूसरा क्लासिफिकेशन जब मैं करूँगी तब उसका भी लिख लेंगे, फिलहाल अभी वन एटम वाले चीज़ के ऊपर हम लोग कंटिन्यू करते हैं। वन एटम वाले ऐसे कितने अनायन है आपके पास, बहुत सारे अनायन है, बहुत सारे मतलब बहुत सारे, जैसे कि आपके पास फॉस्फाइड है P3 नेगेटिव, आपके पास सल्फाइड है S2 नेगेटिव, आपके पास ऑक्साइड है O2 नेगेटिव, फिर I नेगेटिव है, Br नेगेटिव है, नाइट्राइड भी है, बहुत सारे हैं। अब ये जो सारे के सारे आपके अनायनिक पार्ट होते हैं सिंगल, जिनमें एक ही प्रकार का एटम है, ये इनका खुद का कोई कलर नहीं होता, ठीक है, इट्स सेल्फ कलरलेस। मतलब तुम सोचो व्हाइट कलर में तुम व्हाइट कलर मिक्स कर दोगे तो क्या कलर क्रिएट होगा, व्हाइट ही होगा ना। तो ये जो आप लोगों के क्लोराइड्स हैं, ब्रोमाइड्स हैं, आयोडाइड्स हैं, अगर आप मान लेते हैं इन्हें किसी ऐसे के साथ मिक्स करते हो जो खुद कलरलेस है, तो इनके मिक्स करने से या इनके कंबाइन होने से उस स्पीशीज के अंदर कलर पैदा नहीं हो रहा है। क्यों नहीं हो रहा है, क्योंकि ये इटसेल्फ कलरलेस स्पीशीज है। ये लोग क्या है, इटसेल्फ कलरलेस स्पीशीज है, ठीक है। लेकिन अच्छा, इनमें ये जो P3 नेगेटिव, S2 नेगेटिव, O2 नेगेटिव, इनको हमने ये किस बेसिस पे अरेंज किया है, सारे अनायंस है, ये किस बेसिस पे अरेंजमेंट हुआ है, ये अरेंजमेंट हुआ है उनकी पोलराइजेबिलिटी के बेसिस पर, ठीक है। जितना ज़्यादा चार्ज होगा अनायन पर उतना ज़्यादा उसकी पोलराइजेबिलिटी होती है। अच्छा, ये इटसेल्फ कैसे कलरलेस है। लेकिन अभी आगे की कहानी,
अब इससे अगर ये कलरलेस है तो हमें क्या पढ़ना है, इससे हमें ये पढ़ना है, पॉइंट एक एक डालते जाने हैं, उनको पढ़ते जाने हैं। वो क्या है कि आप लोगों के पास जितने भी सल्फाइड होते हैं, ऑल सल्फाइड्स H2 नेगेटिव सॉल्ट्स, मतलब H2 नेगेटिव से बनने वाले जो सॉल्ट होंगे वो ब्लैक होंगे। खुद सल्फाइड के पास कोई कलर नहीं होगा, ठीक है, बट सल्फाइड को जरूर किसी ऐसे के साथ डाला गया होगा जो खुद क्या होगा, कलरफुल। तो सल्फाइड जिसके साथ भी जाएगा उसको ब्लैक करवा देगा, या ऐसा कुछ कंपाउंड उनका बन जाएगा। लेकिन इसमें एक बहुत ही इंपॉर्टेंट एक्सेप्शन है, ये भी आपने 10th क्लास में पढ़ा है, जिंक सल्फाइड। इसका कलर क्या होता है, ये काला रंग का होता है तुम लोगों का, सॉरी जिंक सल्फाइड ये कौन सा होता है, व्हाइट कलर का होता है। क्यों, यहाँ तो कलर ही नहीं आया, बताओ। उसके अलावा जो अभी मैंने ऊपर बताया था मैंगनीज, Mn की देखो पावर यहाँ कितनी है, +2, कौन से कलर का होगा, पिंक कलर का होगा। जो तुम्हारा कैडमियम है Cd2+, यानी कैडमियम सल्फाइड, ये कौन से कलर का होगा, येलो कलर का। तो ये हमको चीजें यहाँ से याद करनी है। सल्फाइड्स हो गए। सल्फाइड्स के अलावा फिर क्या होता है, आप लोगों के फॉस्फाइड्स आते हैं। फॉस्फाइड्स के जितने भी कंपाउंड होंगे, इनको अगर आप किसी के साथ मिक्स कर दोगे तो इनके जो सॉल्ट्स तैयार होंगे, ये सारे के सारे सॉल्ट्स आपके कौन से कलर के होंगे, ब्लैक। ठीक है, ये भी कौन से कलर के होंगे, ये भी आप लोगों के कैसे होंगे, ब्लैक कलर के होंगे। खत्म कहानी। ठीक है, सॉल्युबिलिटी में सॉल्युबिलिटी का पार्ट देखेंगे। अच्छा, अब आ जाते हैं नेक्स्ट अगेन एक और टॉपिक पर, क्वेश्चन, जो कि सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है। अगेन तुम्हें याद होगा जिंक, कैडमियम, मर्क्यूरी, ये सब के सब आपके सूडो इनर्ट गैस कॉन्फ़िगरेशन शो करने वाले लोग हैं। लास्ट ही क्लास में बताया है, इन पे कभी भी गलती से भी फेजांस रूल लगाने की कोशिश मत करना। ये लोग फेजांस रूल के अकॉर्डिंग चलने वाले लोग नहीं है, ठीक है, ये फेजांस रूल के अकॉर्डिंग चलते नहीं है। अच्छा, अब इसको हमने देख लिया, तो इसमें क्या हो गया, आपको कलर पता होना चाहिए था। कलर में आ जाते हैं। हमारे पास जिंक सल्फाइड है, इसके बाद कैडमियम सल्फाइड है और HgS है। जिंक सल्फाइड तो अभी हमने लिखे थे, वाइट कलर का होता है। कैडमियम सल्फाइड ऊपर ही लिखा था, येलो कलर का होता है। और HgS कौन से कलर का होता है, ब्लैक। तो देखो हम कैटायन को कंपेयर कर रहे हैं, ठीक है। जिंक, कैडमियम, मर्क्यूरी, तीनों के अंदर में सूडो इनर्ट गैस कॉन्फ़िगरेशन है। तो सूडो इनर्ट गैस कॉन्फ़िगरेशन के मुताबिक तो इसको कंपेयर करना बेवकूफ़ी कहलाएगी। अब इन सभी के ऊपर चार्ज भी कितने का है, +2 का चार्ज है, तो चार्ज के बेसिस पे भी कंपेयर करना बेवकूफ़ी कहलाएगी। तो फिर इकलौता ऑप्शन जो मेरे पास बच जाता है वो है साइज, या फिर D, इसके पास D इलेक्ट्रॉन्स है, इसके पास D इलेक्ट्रॉन्स है और इसके पास DNF इलेक्ट्रॉन्स है। और अभी इसी क्लास में ऊपर बताया गया था तुम्हें कि जितने ज़्यादा D इलेक्ट्रॉन्स और F इलेक्ट्रॉन्स आते हैं उनकी वजह से शील्डिंग कम होती है, शील्डिंग कम होने की वजह से उनकी अट्रैक्ट करने की टेंडेंसी बढ़ती है। तो सबसे ज़्यादा हाईएस्ट कोवैलेंट कैरेक्टर, परसेंटेज ऑफ कोवैलेंट कैरेक्टर मैक्सिमम किस में होगा, HgS में होगा। और अभी ऊपर पढ़े थे कि जितना ज़्यादा कोवैलेंट कैरेक्टर होता है डार्कनेस उतनी ही ज़्यादा होती है। तो देख लो, जिंक में सबसे कम थी तो व्हाइट कलर का निकला, मर्क्यूरी में सबसे ज़्यादा थी तो डायरेक्टली वो कौन से कलर का हो गया, ब्लैक कलर का। ठीक है, नेक्स्ट में आ जाओ। नेक्स्ट में अगेन कौन सा पॉइंट, तीसरा नंबर का पॉइंट, सॉरी वो जो ऊपर दूसरा था, अब ये तीसरा पॉइंट। तीसरे पॉइंट में आ जाते हैं कि जितने भी आप लोगों के पास फ्लोराइड के आयंस होते हैं, या जितने भी आपके पास क्लोराइड के आयंस होते हैं, ये वाइट कलर के होते हैं। ठीक है, ये कैसे कलर के होते हैं, वाइट। अब जैसे ऊपर मैंने लिखा था, क्या लिखी थी मैंने ऊपर, AgCl, राइट, वो आप लोगों का कैसा था याद करो, वाइट कलर का था, है ना। AgCl आपका वाइट कलर का था। तो फ्लोराइड या क्लोराइड को तुम कभी भी किसी के साथ भी कंबाइन कर दो, ठीक है, किसी के साथ भी आप कंबाइन कर दो, लेकिन स्पेशली मैं कुछ लोगों के साथ बता रही हूँ। किसके साथ कंबाइन करो आप उन लोगों को, मैग्नीशियम के साथ कंबाइन करो, आप उन्हें लेड के साथ कंबाइन करो, स्ट्रोंशियम के साथ कंबाइन करो, कैल्शियम के साथ कंबाइन करो, सिल्वर के साथ कंबाइन करो। ये लोग कौन से कलर के होंगे, आपके वाइट कलर के होंगे। ठीक है, अच्छा, ये हो गया हम लोगों का एक और पॉइंट। तो इससे कल को कोई क्वेश्चन आ जाए कि MgF2 कौन से कलर का होता है, तो इंसान तुरंत टिक मारेगा कि देखो हमें तो आपका कौन से कलर का निकला, मैं तो निकला अपना व्हाइट कलर का। इसके बेसिस पे एग्जाम्पल कैसे है, CuCl दिया है, CuBr दिया है, CuI दिया है। बताओ सबसे ज़्यादा कलरफुल या सबसे ज़्यादा इंटेंसिटी किसके अंदर होगी, तो कोई भी इंटेंसिटी के बेसिस पे ये अरेंजमेंट मार देगा। क्यों मार देगा, अनायनिक पार्ट सबसे बड़ा है। लेकिन अगर कलर पे कमेंट कर दिया तो कलर तो रटनी पड़ते हैं ना, कलर को तो ना मतलब वो कर सकते हो। तो CuCl होता है आपके वाइट कलर का,
ठीक है। जो CUBR है ये भी होता है वाइट कलर का, जो CUI है ये भी बेचारा होता है वाइट कलर का, ये मजबूरी है उनकी। अच्छा, अब इसी में आप लोगों के पास में और भी हैं बहुत सारे कंपैरिजन। तो अभी ये वीडियो कैसे थोड़ा बड़ा हो जाएगा, तो जो कलर वाला पार्ट है इसको हम लोग वापस से कंटिन्यू करेंगे नेक्स्ट वीडियो में, ठीक है। इसको अभी हम लोग यहाँ पे रोकते हैं क्योंकि मेरे हिसाब से ये चीज़ हो गई है 1 घंटे से प्लस, तो टाइम लग जाएगा इस चीज़ को अपलोड वगैरह पूरा होने में, तो इसीलिए इसको यहाँ रोकते हैं और बाद में जब नेक्स्ट क्लास स्टार्ट करेंगे तो यहीं से हम लोग कंटिन्यू करेंगे, ठीक है।